बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही जी आज 1 नवंबर है तो नवंबर को वेलकम करते हैं। आपको पता है कि नवंबर का महीना जो है वो हर किसी को पसंद होता है। एक तो ये बड़ा अच्छा मौसम होता है, इसमें ज़्यादा ही सर्दी होती है। अभी तो जो मौसम का हाल चल रहा है उसमें तो समझ ही नहीं आ रही ना बिल्कुल कि मौसम एक्चुअली गर्म है या सर्द है। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा सर्दियां ज़रा जल्दी आ जाएं ताकि हम भी सर्दियों को एंजॉय कर सकें। और नवंबर की हमेशा जो रातें हैं वो बड़ी मज़ेदार होती हैं, अच्छा गैदरिंग होती है शाम के टाइम। अच्छा, इसके मौसम को एंजॉय करते हैं कि साथ साथ जो है ज़िंदगी में मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि इंसान को खुद से सेटिस्फाई होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसका आपकी ज़ात को जो है वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे आप ज़िंदगी के बहुत सारे जो हमारे मसाइल चल रहे हैं ज़हनी तौर पर हम कभी उनको हल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं कि जी फ़लाँ मसला है, फ़लाँ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। तो अपनी इस्लाह जो है वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप अपनी इस्लाह करेंगे, जब आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, किसी के लिए आप बाइस तकलीफ बने और किसी को बारे में आप बुरा सोचें या किसी की ग़िबत करें, ये तमाम चीज़ें जो अब आप देखेंगे कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है तो आप खुद देखेंगे आपके बहुत सारे मसाइल जो है ना जो बेवजह हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है एक तो आज हम इनसे बात करेंगे। इस टाइम जैसे डॉलर का रेट नीचे आता है तो हम देखते हैं कि जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो कभी उससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे डॉलर जो है वो जब उसकी उड़ान ऊपर जाती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही डॉलर का रेट नीचे आता है हम देखते हैं उस पर जो है एक आम बंदे को कोई रिलीफ नहीं मिलता। आज कुछ ये भी इनसे चीज़ें जानेंगे और इसके साथ साथ जो है टैक्स के हवाले से भी बात होगी, साथ ही हम ताजरों के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि मुश्किलात इस टाइम हर बंदा ही इस टाइम फेस कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे ना, इस टाइम जिस तरह डॉलर का रेट एकदम नीचे आया, हम हमेशा देखते हैं कि अच्छा जी डॉलर का रेट नीचे आएगा तो तमाम चीज़ें आपकी ज़रा जो है वो सस्ती हो जाएंगी, थोड़ा कोई बंदे को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा वैसे होता नहीं है। आपकी जो हमारी जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें वहीं की वहीं होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इदारे का मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं अपने ख्यालात का और ताजिर बिरादरी के ख्यालात की नुमाइंदगी कर सकूँ। जहाँ तक ताल्लुक है डॉलर का, इसमें कोई शक नहीं है कि बेशतर चीज़ें जो हैं वो नीचे नहीं आई, ज़रूरी अशिया। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये कुछ अर्सा पहले दो एक महीने पहले जब निगरान हुकूमत ने ये कोर्से मैयर लिए, डॉलर की स्मगलिंग को रोका और दूसरी स्मगलिंग की जो अशिया थी उनको रोका, तो आपने देखा होगा कि डॉलर जो 305 रुपए तक इंटर बैंक रेट में था वो आज 280 पे आ गया। और फिर इन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा कि हम इसको 260 तक लेके आएंगे। तो उस वजह से, उस ऐलान की वजह से तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई, मेगा आइटम सस्ती हुए, जिनमें मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट थे, जिनमें जो है वो सरिया था, मेरा अपना सरिया का काम है, तो 305 रुपए किलो वाला सरिया जो है वो हमने 255 रुपए तक बेचा। नुकसान भी किए लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है, नफ़े नुकसान भी होते हैं, लेकिन हम तो कौम की खार खाई देखते हैं। लेकिन ये अब हुकूमत की तरफ से शायद ये जो कोर्से मैयर से उनमें कोई कमी आई है कि डॉलर फिर टिक गया है, हालांकि इसको जाना चाहिए था 260 पे। तो अब जो डॉलर माफिया के साथ जो खेलता है, जो इसको ऊपर ले जाता है, वो फिर इनकरेज हुआ कि डॉलर जो है वो 260 हुकूमत ने जो कहा था वो वहां तक ये ले जाने में नाकाम रही है और फिर डॉलर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो उसका टिकल डाउन इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे वो यकीनी तौर पे वो बहुत कम पड़ा है, पड़ा तो है लेकिन मैं नहीं समझता वो 5-7% से ज्यादा है। और हुकूमत अब भी अगर ये काम करे जैसे इन्होंने पहले डॉलर को कंट्रोल किया है तो चीजें नीचे, इन डॉलर की वजह से नीचे
सर पेट्रोल ही इस टाइम हम देखते हैं ना, डीजल में, और थोड़ा इसमें रिलीफ मिला है कि पेट्रोल नहीं, इसमें मैंने अर्ज किया है ये सरिये में मिला है, और बहुत सारी मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट है उनमें मिला है, गाड़ियों की कीमतों में 5-5 लाख का कमी हुई है। तो हम तो तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो जो इसने सख्त इक़दाम लिए हैं, उठाए हैं, इसके हवाले से, डॉलर के इस हवाले से और बिजली चोरी के हवाले से, ये कंटिन्यू होगा। बिजली चोरी के हवाले से तो वो कंटिन्यूएशन है, लेकिन डॉलर के हवाले से नहीं है। इसको मेरी आपके इस प्रोग्राम की हवाले से, इसकी वसासत से मैं ये अरबाब इक़्तिदार से ये गुजारिश करूंगा कि डॉलर की मजीद निगरानी करें और इसको स्मगलिंग से और इसको फ्लाई आउट होने से या फ्लाई ओवर होने से बचाएं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे भी जानूंगी, जिस तरह आपका एक ओहदा है, आप सदर हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के हवाले से बात करूंगी कि इनकी इंतजामी जो ढांचा है या आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं? अच्छा, तो इस बारे में मेहरबानी आपके मैं ये अर्ज करूं कि ये जो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स है, ये गुज़श्ता कई दहाइयों से बहुत मुल्तान की फाल एक तंजीम है, जिसका वजूद ना सिर्फ मुल्तान में है, पूरे ज़िला में है और जनूबी पंजाब में है। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान शहर है, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जो है ज़िला मुल्तान है, और चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जो है जनूबी पंजाब के 13 अजला में मौजूद है। इसका जो ढांचा है वो ऐसा है, इसकी जैसे मैंने अर्ज किया कि कई डिकेड पुराना है, और इसमें जो हमारे सरबराह हैं, जो सरपरस्त आला है, वो ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हैं, जो पूरे मुल्क के ताजरों के कायद हैं और आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के चेयरमैन भी हैं। आजकल उनको बिनाई का मसला है, उस वजह से भी वो हमें थोड़ा सा हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी बिनाई पे मेहरबानी फरमाए और नूर बसारत उनको वापस आ जाए। तो उसमें यह है कि हमारा मुल्तान में इस वक्त आप देखें लगभग कोई 250 से 300 छोटी अंजमन ताजरान हैं, जैसे चौक बाजार की है, आपकी कैंट की है, नमे शहर की है, बोर्ड गेट की है, हरम गेट की है, तो लगभग ये तकरीबन 250 है। तो इसमें से तकरीबन हमारे साथ जो है इन 300 में से 250 हमारे साथ एफिलिएटेड है, और उसका तरीकाकार ये है कि हमारा हर वो ओहदेदार जो आता है वो बुनियादी तौर पे अपनी इलाकाई अंजमन ताजरान का ओहदेदार होता है, सदर होता है या जनरल सेक्रेटरी होता है, और वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के ओहदेदारों के लिए जो है वो इलेक्टोरल रोल का हिस्सा बनता है, और वो हमारे जो 3-4 साल बाद इंतखाबात होते हैं उनमें वो ओहदेदारान को वोट करता है, और वो ओहदेदारान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के जो है वो कामयाब होते हैं। ये हमारा बुनियादी जो है वो एक तरीकाकार है, एक ढांचा है। माफ कीजिएगा। उसके बाद ये है कि इसी तरह हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट में है, इसी तरह दूसरे बिहाड़ी में है, मुजफ्फरगढ़ में है, डीजी खान में है, राजनपुर में, हर जगह है। और ये जो हमारा चैम्बर है ये बहुत ज्यादा फाल है एज कम्पेयर्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिएगा, एक तो इसकी उम्र लंबी है माशाल्लाह, और दूसरा जो हमारे सरपरस्त आला है ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, वो इंसानियत दोस्त इंसान है। और अभी ये जब भी ये जल्जला आया 2005 का, उसमें भी हमने इन मिलियंस जो है तादाद में, इन मिलियंस रुपीस की वर्थ में हमने कश्मीर में सामान भी भेजा, इमदादी सामान। और मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये सैलाब आए तो उसमें भी हमने बड़ी खिदमत की लोगों की। और अभी जो पिछले साल सैलाब आया है तो उसमें हमने बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान और लिया और बखर और राजनपुर तक हमने जो है ना ट्रकों के ट्रक भेजे हैं, और यहाँ तक किया है कि हमने जो है वो जिंदा मवेशी भी भेजे हैं, ताकि वो लोग मौके के ऊपर जो है उनको ज़िबा करके उनके लिए वहां हमने खाने का बंदोबस्त भी किया है। तो ये हमारी एक हिस्ट्री है, और ये ऐसी हिस्ट्री है जिसको कोई डिनायल है ही नहीं। जो 1-2 छोटी तंजीमें हैं ताजरों की, उनको तो अल्लाह ने ये तौफीक ही नहीं दी कि वो अपने अवाम की खिदमत करें, ताजरों की करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक इनफरादियत है, और हम अभी तक उस इनफरादियत को ना सिर्फ रिटेन कर रहे हैं बल्कि उसमें मजीद उसको बढ़ा रहे हैं। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर जिस तरह ताजिर हैं वो अपने रेट उसी तरह बरकरार रखेंगे और एक आम बंदे को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो किस तरह ये जो आपकी बात है ये कुछ हद तक है रिटेल मार्केट तक। रिटेल मार्केट में चूंकि कंपटीशन है इतना नहीं है, होलसेल मार्केट में तो बहुत कंपटीशन है। वहां जो ओपन
खुली मंडी का जो एक मैकेनिज्म है वो पूरी तरह वर्क कर रहा है। वहां पे कोई महंगाई का तस्वर नहीं है, लोग नुकसान भी करते हैं, नफे भी करते हैं। ये जो रिटेल मार्केट है उसमें आप कह सकते हैं भी कुछ हमारे ताजर ऐसे हैं जिनको मैं कह सकता हूं भी वो शायद खुली मंडी का जो मैकेनिज्म है उस पर अमल नहीं करते, तो उसमें कुछ महंगाई है। वगरना पीछे से जो इंडस्ट्री जिस रेट पे इनको देती है, इंपोर्टर देता है, ग्रोअर देता है, तो वैसे ये होता है, उसी के मुताबिक ही रेट बनता है। आप देखें गल्ला सब्जी मंडी में बाज़ाब्ता जब ये ऑक्शन होती है, फ्रूट की होती है, सब्जी की होती है, मार्केट कमेटी के अफसरान होते हैं, इवन एसी तहसील का एसी भी होता है, और बाज़ दफा तो एडीसी जी और डीसी साहब खुद भी खड़े होते हैं। तो वो एक मैकेनिज्म है उधर। लेकिन चूंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक दुनिया का कदीम तरीन जो है वो एक फार्मूला है, एक बिजनेस का एक मिथ है, उसको मैं और आप नहीं तोड़ सकते। नहीं, अच्छा, इसमें कुछ चेंजिंग तो लाई जा सकती है ना, कि जिसमें आप एक आम बंदे के रिलीफ के हवाले से और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि तमाम चीजें। देखें इस वक्त जो है ना मुल्तान में कमोबेश मैं चूंकि जिले की मुख्तलिफ कमेटियों का हिस्सा हूं, और ये शर्फ भी हमारे चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स को हासिल है कि वो जिले की मुख्तलिफ जो कमेटियां हैं उनमें भी हम लोग बतौर मेंबर शरीक हैं, और मुख्तलिफ महकमों की जैसे वापडा है, जैसे FBR है, जैसे स्टेट बैंक है और दूसरे, तो उसमें भी हमारी नुमाइंदगी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरा आना जाना अमल दखल जिला इंतजामिया में है, तो 44 के करीब जो है वो प्राइस मजिस्ट्रेट है जो मार्केटों में घूमते रहते हैं और बिल्कुल वो चेक करते हैं, और जो भी ऐसे ब्लैक शीप्स हैं जिनका रेट ज्यादा होता है तो उनको वो जुर्माने भी करते हैं। और बाज़ दफा ये भी होता है ड्यू टू सर्टन मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जब ये डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटी जो है वो कोई रेट फिक्स करती है तो वो गैर मुनासिब कर लेती है, तो उनमें ताजरों का इनपुट भी नहीं जाता, वो भी एक मसला बनता है। लेकिन जैसे आपने फरमाया है, एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है और फुली वो काम भी कर रहा है, फॉल्टलेस तो नहीं है, उसमें इंसान मैन मेड ये सारे सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी कजी रह जाती है, लेकिन वो सिस्टम है, काम कर रहे हैं और वो कामयाबी से काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह हम अब बात करेंगे जो छोटे ताजिर हैं, जी जी। अच्छा, बड़े ताजरों के अपने एक अलग मसाइल होते हैं, अगर हम छोटे ताजरों की बात करें तो वो अपना अलग मसाइल लेकर बैठे हुए होते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है आप इनको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मैं अर्ज करूं, मेरा जो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स है ये अपने नाम ही से ये कन्वे करता है, ये छोटे ताजरों का है। इसमें छोटे ताजर ज्यादा हैं, दरमियाने ताजर भी हैं, बड़े जो ताजर हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो है मेंबर हैं। और इसी तरह हमारे पास एक चैम्बर भी है जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट का, मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री, वो भी हमारा एक गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस याफ्ता एक इदारा है। तो हम छोटे ताजरों के मसाइल ही तो आपसे हाईलाइट करते हैं, इंतजामिया में करते हैं, FBR में करते हैं, इसकी मैपको की मीटिंग में करते हैं, हर जगह होते हैं। अभी आप क्या समझते हैं, अभी करंट क्या इस तरह के इश्यूज हैं जिसपे वो बहुत ज्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं और उनके मसले हल नहीं हुए? देखिए जी, जो इस वक्त ज्यादा परेशानी है वो खालिसतन डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से है और महंगाई की वजह से है, क्योंकि ताजिर भी अवाम ही का हिस्सा है, ये हम अपने आप को अवाम से अलहदा नहीं कर सकते। अगर फर्ज करें मैं आज एक सरिया बेचता हूं तो सरिया मेरी जरूरियात जिंदगी का मेरा ख्याल में 0.1% है, तो मैंने 99.9% और चीजें भी तो खरीदनी है, तो हम लोग भी महंगाई से परेशान हैं। और इस हवाले से मैं अर्ज करूं कि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने जो है पूरे जनूबी पंजाब में और पूरे मुल्क में जो है इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो है वो शटल डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया। ना सिर्फ वो कामयाब हुई, जनूबी पंजाब में बड़ी शिद्दत से कामयाब हुई। और आप ये देख लीजिएगा, आपके मीडिया की जो रिपोर्टर हैं या मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जो प्रिंट्स आए हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया में जो टॉक्स हुई हैं और प्रिंट मीडिया में जो आया है वो यही था कि 31 अगस्त को जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जनूबी पंजाब के ज़ेर साया ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब की निगरानी में और उनके सरपरस्ती में पूरे जनूबी पंजाब में माँ सिवा चंद मार्केटों के, जिनमें हमारी एक दोस्त हैं, हमारे ताजर भाई हैं, वो भी ताजर भाई हैं, तंजीम ताजरान वाले, उन्होंने हट धर्मी का मुजाहरा किया और अपनी दुकानें खुली रखी। और आप हैरान होंगे कि जो तंजीम ताजरान के चेयरमैन हैं ख्वाजा सुलेमान साहब, तो हमारे ताजर भाई हैं, तो उनकी मार्केट जो है 31 अगस्त को मुकम्मल बंद थी,
हमारी कॉल पे, सही, उनकी कॉल पे नहीं। उनकी कॉल थी 2 नवंबर को। अच्छा। तो 2 नवंबर को उनकी दुकान खुली थी। और उसी तरह उनके एक बहुत बड़े लीडर हैं, लीडर कहे या उनका बड़ा नाम है, वो सदर भी हैं, ये हुसैना गाई सर्कुलर रोड के, तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। उन्होंने भी 2 तारीख को कोई स्ट्राइक नहीं की। 31 वाले दिन जो है मादूद चंद मार्केटों के सारी हमारी मार्केटें जो थी मुल्तान की खुली थी। अच्छा, आप जो तंजीमें जितनी भी इस टाइम हम ताजरों के हवाले से बात करें तो क्यों नहीं आपस में मुत्तहिद क्यों नहीं दिखाई देती? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपने सही फरमाया। इस वक्त 2 ही तंजीमें हैं, बल्कि सबसे बड़ी जो है जिसके हम दावेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुल्तान की मोर देन 85% मार्केट्स हैं। तो जो दूसरे हजरात हैं तंजीम ताजरान वाले, वो उनके पास कुछ 10 के करीब उनके पास मार्केटें हैं। और हैरानी की बात यह है कि मैं अब चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का सदर हूं, लेकिन इसी वक्त में मैं अपनी मार्केट जो है लोधी कॉलोनी बाजार का भी मैं सदर हूं। तो वो लोग जो है, वो जैसे इनके चेयरमैन है ख्वाजा सुलेमान साहब, वो अपनी मार्केट के कोई ओहदेदार नहीं है, बल्कि उनकी मार्केट के जो ओहदेदार है वो हमारे साथ एफिलिएटेड है। सही। अच्छा, अब वो एक शेर मैं अर्ज करूंगा कि जिसको मैं की हवा लगी उसे ना फिर कोई दुआ लगी ना दवा लगी। तो ये बहरहाल हमारे भाई हैं, कोई इनकी तस्दीक करना मेरा मकसद नहीं है। ये हमने तो कई दफा दावत दी है। ख्वाजा सुलेमान साहब चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के ओहदेदार थे, ये अलहदा हो गए हमसे। और इसी तरह एक आरिफ फसीउल्लाह साहब हैं गर्देजी मार्केट से, वो हमारे आज से 30 साल पहले हमारे ही मेंबर थे, हमारे खजांची थे। तो वो भी अलहदा हो गए ड्यू टू देयर ओन बैड प्रैक्टिसेस। तो हमने उनको बाकायदा एक शोकाज नोटिस किया 25 साल पहले, तो उसके बाद हमने उनको अलहदा कर दिया। तो हम तो तैयार हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो नस्बुल ऐन जो है वो है ताजरों की खिदमत करना, ना कि धड़ेबंदी बनाना। और आप ये देख लीजिएगा कि ये जितने भी लोग हैं, अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, इनके तंजीम ताजरान के जो है वो जनूबी पंजाब के सदर हैं शेख जावेद अख्तर साहब, ये इनके जेन्युइन लीडर थे। लेकिन अभी वो हमारे एक साथी से ऑर्डिनरी दुकानदार हैं, हमारे चौधरी यूसुफ साहब, चुंगी नंबर 14 पे मुल्तान होलसेल क्लॉथ मार्केट, उनसे बुरी तरह शिकस्त उनको मिली। तो हम तो जिस मार्केट में जो ओहदेदार मुंतखब होते हैं वो हमारे इलेक्टोरल बोर्ड का हिस्सा होते हैं। हम तो साथ लेके चलने को तैयार हैं, हमें इसमें कोई हर्ज नहीं। ये सारे पहले हमारे साथी थे। सही। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, हमें ज्वाइन किया है जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं फराज रमजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, फराज से भी अब जानेंगे इस टाइम जो है हम गला मंडी के हवाले से भी देखेंगे कि वहाँ क्या क्या मसाइल हैं, इस टाइम ताजरों के क्या क्या मसाइल हैं, इनकी जो बीट है उससे रिलेटेड जानेंगे इस टाइम क्या करंट जो है वो सिचुएशन चल रही है। मैडम, गला मंडी में इस वक्त करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो डॉलर सस्ता होने के बायस गला मंडी में जो अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उनमें उनकी कीमतों में कमी देखने में मिली है। चावल भी सस्ते हुए हैं, दालें भी सस्ती हुई हैं, और चीनी की बात करते चलें तो चीनी भी सस्ती हुई है। अगर ताजरों के मसाइल के बारे में बात करें तो ताजरों के मसाइल जो है वो वहाँ रोड के इशू भी है। मैडम, गला मंडी में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है, लेकिन वहाँ रोड्स की जो हालत है वो इंतहाई खस्ता है। तो ताजिर जो है वो इंतहाई परेशान है, क्योंकि अब देखें आजकल सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं और स्मोक के दिन भी शुरू हो चुके हैं। जब वहाँ पर ट्रैफिक जब बढ़ती है तो वो सारा स्मोक जो है वो ताजिरों को परेशान करता है, क्योंकि फिर वो सांस की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और भी दीगर बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं। तो गुज़श्ता माह में ताजरों की डीजी पामरा के साथ मुलाकात भी थी, तो उन्होंने फंड्स भी अप्रूव करवाए थे। तो इस सिलसिले में अब जो गला मंडी के तरक्याती काम है तो वो उम्मीद है वो हो जाएंगे, जो ताखीर का शिकार थे वो आइंदा दिनों में हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे इस टाइम प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से भी बात करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, डॉलर का रेट चाहे नीचे भी आया है लेकिन एक आम बंदे के लिए जो है कोई उसको फ़ायदा नहीं मिला। इसके हवाले से बताइए कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसके हवाले से आपने कोई खबर वगैरह या जितने भी आपकी वहाँ पे लोगों से मुलाकात हुई उनका क्या रद्द अमल था इस बारे में? मैडम, गला मंडी में तो चीज़ें बहुत सस्ती हुई हैं। 1000 रुपये मन सस्ते हुई हैं, दालें 1000 रुपये मन, 1500 रुपये मन, चावल सस्ते हुए हैं। लेकिन आम मार्केट में होलसेल का है ना? जी 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 जी। अच्छा, जब वो मार्केट में आता है ना, हम मार्केट की बात कर रहे हैं कि जब वो मार्केट में आता है तो वो
बहुत ज्यादा महंगे दामों में बेचा जाता तो है। आम मार्केट में देखा जा रहा है कि जो आवाम है उसको रिलीफ नहीं दी जा रही, क्योंकि जब छोटे दुकानदारों से बात की है तो उनका कहना है कि बिजली इतनी महंगी है, शाहपर इतने महंगे हैं, दुकान के किराए इतने हैं, तो एक्सपेंस जो लागत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर बात करें जो एक गट्टू एक बैग जो लाते हैं गला मंडी से, उसका भी किराया भर कर लाते हैं, वो कहते हैं हमने वसूल कहाँ से करना है, यहाँ से वसूल करना है, रोजी रोटी हमारी यहीं से चलेगी। तो इस सिलसिले में मैडम देखा जाए तो आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच रही, क्योंकि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो भी कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जो रिलीफ बड़ी रिलीफ मिली है मैडम, तो मैं समझता हूँ इसको आवाम तक पहुंचना चाहिए। रिलीफ है ही आवाम के लिए। अच्छा, इसके हवाले से भी जानेंगे, जो शहरी हैं उनका क्या, उनसे बातचीत हुई तो उनका क्या रद्द अमल था, उनका क्या कहना था? मैडम अक्सर शहरी तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो कहते हैं कि भाई हमें इससे कोई गर्ज ही नहीं, हमें तो कोई चीज सस्ती मिल ही नहीं रही। तो अक्सर शहरी जो है वो नाला भी दिखाई देती है, लेकिन जिलाई इंतजामिया को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लिया जाए, प्राइस को कंट्रोल किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए। और अच्छा, ये भी तो बहुत होता है ना कि सर आपसे भी जानना चाहूंगी कि बहुत सारे हम देखते हैं जो रेट हम हुकूमत की तरफ से देखते हैं, रेट लिस्ट लगाई जाती है, लेकिन वो जब जैसे ही प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले आते हैं तो वो वाली हटा दी जाती है, जो अपनी जो पहले लगाई हुई होती है वो डिफरेंट आप साइड पे रखते हैं, और जो हुकूमत की तरफ से वो लगा दी जाती है, जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद फिर चेंज हो जाती है। इस तरह के काम भी तो हो रहे हैं। एक्चुअली अभी नौजवान ने भी जो फरमाया, मैंने भी इनकी तायद करता हूँ कि वहाँ पे तो मैंने अर्ज किया कि होलसेल मंडी में ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ डिमांड एंड सप्लाई वाला जो मैकेनिज्म है जो कई हजार साल पुराना है वो चल रहा है। ये जहाँ तक ताल्लुक है रिटेल एंड पे, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि दुकानदारों के पास पुरानी खरीद पड़ी होती है, किसी के पास नई खरीद आ जाती है, तो फिर वो मुकाबला शुरू हो जाता है। जब ये टिकल डाउन इफेक्ट है ना जी, इसको अपना प्रोसेस पूरे करने में कहीं 4 दिन लगते हैं, कहीं 15 लगते हैं, कहीं 20 दिन लगते हैं। ये नहीं है कि टिकल डाउन इफेक्ट जो है वो फौरी तौर पे आ जाए। अगर मंडी में एक चीज 2000 रुपए मन सस्ती हुई है, तो मैं रिटेल मार्केट में बैठा हूँ, 4 दुकानदार हैं, हम बैठे, तो किसी की बहुत पुरानी खरीद होगी, महंगी 10,000 वाली होगी, किसी की 12,000 वाली होगी, नया रेट अगर 8,000 आया तो उसको टिकल डाउन होने में भी टाइम लगता है। लेकिन ओवरऑल जो है ना, एक मार्केट में एक कंपटीशन का जो है एक मैकेनिज्म मौजूद है, सस्ती हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे इन्होंने फरमाया कि ओवरहेड्स भी बढ़ गए, जैसे बिजली है इतनी महंगी हो गई है और हुकूमत जो है इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। तो जैसे ये चोरी वगैरह पकड़ रहे हैं, तो इनको चाहिए जो IPPs के साथ इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, इतने पुराने और इतने महंगे मुआहदे हैं जिनकी वजह से हर यूनिट के साथ हमें 20-25 रुपए यूनिट उनको कैपेसिटी टैक्स भी देना पड़ता है, या कैपेसिटी टैक्स तो ना कहें, कैपेसिटी कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर एक मिल जो है बिजली का, थर्मल बिजली घर 1000 यूनिट बनाता है, तो हम उससे 500 लेते हैं, तो बाकी उसके तो पैसे देते हैं, बाकी जो 500 नहीं लेते उसकी भी कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे हैं। तो इनको चाहिए भाई वो जो IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उनको रिविजिट करें, उनको दोबारा देखें। हम लोग इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। 75 रुपए तो जो है बिजली का यूनिट वो पड़ा है कमर्शियल, जो आज से 2 साल पहले 40-45 रुपए था। अच्छा, ऐसा भी है कि जैसे जगह देखते हैं उसी के मुताबिक जो है वो यूनिट का नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं इसमें अच्छा, कई जगहों पे ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपसे नहीं, मैं थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करूं। जहां तक डोमेस्टिक का ताल्लुक है, डोमेस्टिक में 200 का टैरिफ अलहदा है, 300 का अलहदा है। अच्छा, इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बिजली के यूनिट के हवाले से। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि डोमेस्टिक में इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं। 200 तक यूनिट का जो कंज्यूमर है उसका रेट अलहदा है, 300 वाले का अलहदा है, 400 वाले का अलहदा है, और जब वो 500 से ऊपर जाता है तो फिर फ्लैट हो जाता है। वेयर एज जहां तक ताल्लुक है कमर्शियल का, तो इसका एक ही यूनिट है, वो चाहे 1000 को इस्तेमाल करे कंज्यूमर है उसका भी उतना बिल आता है, 10 यूनिट वाले का भी थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन मोस्टली मोर और लेस इक्वल ही होता है। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तो कैसी चीजें सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा तो कैसे नहीं होगी। और आज वैसे गवर्नमेंट ने हमें मायूस किया है, हमें तवक्को थी कि कम से कम जो है 10-15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम होगी, डीजल कम होगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये करे। तो ये तो वो थोड़ा सा धचका देते हैं ना फिर। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है, हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है?
जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मौसम यकसर तब्दील हो चुका है। रात के औकात में और सुबह सवेरे के औकात में स्पेशली बिल्कुल इसी तरह से महसूस होता है जैसे सर्दियां आ चुकी हैं और दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आती है। आज भी अगर अभी की बात करें तो अलल सुबह से ही आज मुल्तान शहर में धूप जो है वो धुंधली पड़ चुकी है, मध्यम हो चुकी है और सूरज की शुआएं जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह से महसूस हो रही हैं जिस तरह से पीक की सर्दियों में होती हैं, जिस तरह से सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों की सुबह सवेरे होती है। हल्की हल्की धूप होती है, आसमान पर बादलों का राज होता है और मौसम धुंधला धुंधला सा होता है। सेम इसी तरह से गुज़िश्ता 2-3 दिन से मुल्तान का मौसम बिल्कुल ऐसा ही है। दोपहर के औकात में अलबत्ता गर्मी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन अब मौसम काफ़ी हद तक तब्दीली की जानिब गामजन है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत मुल्तान और गिद्दो नवा का आज 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। चूंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुका है तो हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, जो कि आज भी 82% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान शहर का गुज़िश्ता कई दिनों से बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि आज भी 422 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदगी में मुल्तान का आज दूसरा नंबर है। महकमा माहौलियात की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि स्मोक के तदारुक के लिए अब बहुत सी इम्प्लीमेंटेशंस की जा रही हैं, लेकिन स्मोक अभी से ही फील होना स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उधेड़ उम्र के लोग और जो बुजुर्ग अफराद हैं और इन्हीं के साथ ही जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम से कम रखें, महदूद रखें। इंडोर एक्टिविटीज़ और इंडोर सरगर्मियों पर वो तवज्जो ज़्यादा दें। अब बाहर निकलने से शहरी गुरेज करें, अगर निकलना ज़रूरी भी हो तो शहरी चेहरे को ज़रूर ढांप कर निकलें। मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सबसे पहले सांस की बीमारियां जो हैं वो बदतरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स की ही वजह से जन्म लेती हैं। तो तिबी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी स्पेशली मुल्तान शहर के बासी जितने भी हैं वो अपना ज़रूर ख्याल रखें। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि रात के औकात में और सुबह सवेरे के औकात में मुल्तान शहर का दर्जा हरारत आने वाले दिनों में मजीद भी कम होगा, लेकिन दोपहर के औकात में जो गर्मी की शिद्दत या कह लें कि दर्जा हरारत थोड़ा सा बढ़ता हुआ मालूम होता है, इसमें नुमाया कमी देखने को आएगी। और आइंदा आने वाले दिनों में यानी मिड ऑफ नवंबर में मुल्तान शहर में एक बारिशों का नया स्पेल एंटर होगा, जिसके साथ ही वो बारिश मुल्तान शहर का मौसम यकसर तब्दील कर देगी और गर्मियों को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह दिया जाएगा और सर्दियों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी शुक्रिया हासिम मलिक आपका। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं इस टाइम आपसे फराज का नाम एकदम से भूल गए। अच्छा, फलस्तीन के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम ताजरों की जो है वो रैलियां भी निकाली जा रही हैं, इस हवाले से बताइएगा क्या एक्टिविटीज़ हैं। मैडम, ताजरों ने भरपूर फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली हैं। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से भी जो है वो 2 दफ़ा फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई है। एक तो 14 नंबर कपड़ा मार्केट होलसेल क्लॉथ मार्केट में और दूसरी चौक हुसैना गई पर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ज़िला मुल्तान के सदर शेख ताहिर अमजद ने जो है वो रैली निकाली थी। ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहब भी जो है वो उसमें शरीक हुए थे और जनरल सेक्रेटरी अजीज़ुर्रहमान अंसारी साहब भी जो है वो शरीक हुए थे। अगर बात की जाए टिम्बर मार्केट से भी जो है वो सीनियर नायब सदर मेहरान कुरैशी ने फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली थी। गला मंडी से भी जो है वो भी ताजिर जो है वो भरपूर अंदाज में उन्होंने भी फ़लस्तीन के हक में इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली थी। पूरी जो है वो उनकी काबीना जो है वो उसमें शरीक हुई थी। चेयरमैन सुप्रीम कौंसल हाजी शाहिद आलम कुरैशी साहब उन्होंने जो है वो रैली की क़यादत की थी और हाजी हैदर आलम कुरैशी साहब भी जो है वो उसमें शरीक थे। सदर जो है वो गला मंडी राजा मुदस्सिर कुरैशी वो भी उसमें शरीक थे। मतलब ताजिर जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और जो है वो रैली निकाल रहे हैं। रैलियों का सिलसिला जो है वो उनका जारी और उनका कहना है कि हमारी हुकूमत जो है गवर्नमेंट जो है वो फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाए, क्योंकि गज़ा में जो है वो शदीद जुल्म किया जा रहा है। उनका पानी, उनकी दवायात सब ख़त्म की जा रही है। मासूम शाह रोड पर भी जो है वो मासूम शाह रोड के सदर ज़िशान ज़फ़र की जानिब से भी फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई थी। उनका भी यही मुतालबा था कि
फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाई जाए। अगर हम मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुत्तहिद नहीं होंगे तो आज ये बुरा वक्त उन पे है, कल को हम पे भी हो सकता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि हम लोग बहुत देर बाद जो है वो चीज़ों को पिक करते हैं। अच्छा, पहले ही हम देखेगा कि फ़लस्तीन के हवाले से जो है वो पहले ही इसके हम देखते हैं कि तुर्की जो है वो सबसे पहले उसने आवाज़ उठाई, ईरान ने उठाई, तो पाकिस्तान में जाहिर सी बात है तमाम मुसलमान हैं और उनका बड़ा ये पाकिस्तानियों के लिए भी स्पेशली एक मैसेज था कि उन लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। खैर अभी जो है वो कहते हैं ना तमाम लोग उठे तो हैं और जुल्म के खिलाफ मेरे ख्याल में हमेशा इंसान को जो है वो हक का साथ देना चाहिए। तकरीबन तमाम ताजरों ने जो है वो फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से भी जो है वो 3 दिन कबल जो है वो रैली निकाली गई थी। रैली जो है वो चौक शहीदा तक जो है वो निकाली गई थी। शाहीन मार्केट से शुरू करके चौक शहीदा तक जो है वो इख्तिताम पजीर हुई थी। वहाँ भी इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई थी। और अगर बात की जाए वहाँ भी लोहा मार्केट के सदर शाहिद शकूर ने भी शिरकत की थी और तमाम ताजरों ने जो है वो मुत्तहिद होकर और अजीजुल अंसारी साहब भी जो है वो शरीक हुए थे वहाँ पे भी। सही। अच्छा, इसके साथ साथ हम सोने की कीमत नहीं दूसरे ग्रुप सोने की कीमतों के हवाले से भी फिर जानेंगे इस टाइम जो है वो क्या रेट चल रहा है कि डॉलर की वजह से, क्योंकि सोने पर भी फौरन असर पड़ता तो है। डॉलर के बायस जो है वो सोना फिल फोर कम होना शुरू हो गया था। सोने की 24 कैरेट की कीमत जो है वो 1,85,000 तक आ चुकी थी मैडम। एक माह के दौरान अब सोने की कीमत जो है वो 32,000 रुपये दोबारा बढ़ चुकी है। 2,45,000 से ऑनवर्ड सोना नीचे आया था। आज जो है वो सोने की 24 कैरेट की जो है वो फी तोला कीमत 2,17,000 रुपये है, जबकि 3 दिनों में सोना 3,000 रुपये जो है वो महंगा हुआ है और एक हफ्ते के दौरान सोना जो है वो 8,000 रुपये महंगा जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान वो फिर से शुरू हो चुका है। समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों सोना फिर से जो है वो एकदम उसकी ऊंची उड़ान जो है वो उभरती आ रही है। अच्छा, इसमें ये कि हम लोग देखते हैं अभी तो खैर खवातीन के लिए तो ये हमेशा रहता है कि उनकी पहुंच से दूर ही होता जा रहा है गोल्ड, लेकिन अभी शादी ब्याह पे हम देखते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की शादियों का सीजन भी है। अगर मार्केटें देखें तो सराफा बाजार, हसन आर्किड जो है वो टोटली वीरान पड़ी है। अगर ग्राहकों की बात सुने तो वो कहते हैं कि सोना महंगा होने के बाद जो है वो उनका रुझान आर्टिफिशियल जोड़ी की तरफ जा रहा है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आर्टिफिशियल दुकानों पर ज्यादा रश दिखाई देता है क्योंकि पहना हुआ किसी को नहीं पता लगता कि ये आर्टिफिशियल है, ये ओरिजिनल गोल्ड है। लेकिन हम प्राइसिंग की बात करते चलें तो प्राइसिंग को मद्देनजर रखते हुए आर्टिफिशियल दुकानें जो है वो आबाद हुई पड़ी हैं। इस वक्त सोना आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए आसानियां भी हो गई। अच्छा, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे सोना, खैर उनके लिए मैं कहती हूँ अभी जब शादियां हो रही होती हैं तो सब एक जैसे ही नजर आ रही होती है दुल्हन है वो आके। अच्छा, जिनके पास बहुत साहिब इस्तात हों वो तो फिर गोल्ड परचेज कर ही सकते हैं। अच्छा जी सर, इसके साथ साथ आपसे जानेंगे, अभी तो हम जिस तरह टैक्स के हवाले से बात करें, टैक्स पेयर हैं छोटे ताज? जी बिल्कुल हैं जी। आप देखें ना जी, जो खोखे वाला है वो भी बिजली के बिल के साथ टैक्स दे रहा है और जो गधा गाड़ी वाला है वो भी अपने मोबाइल फोन के साथ दे रहा है। टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन उसको वो गवर्नमेंट की गफलत या नाअहली की वजह से ऑर्गेनाइज नहीं होता। टैक्स तो दे रहे हैं। टैक्स तो मैं नहीं समझता कि मुल्क में जो है, मैं नहीं समझता तो फिर गुजारा ही नहीं है ना हमारे टैक्स। मैंने कहा टैक्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना इस टाइम तो तमाम लोग जो है वो टैक्स की वजह से टैक्स सब देते हैं लेकिन ये अनऑर्गेनाइज तरीके से देते हैं। बल्कि अभी मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा अपने छोटे ताजरों को, वो ताजर जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, बिजली के बिल पे, कमर्शियल पे ऊपर 3 किस्म के टैक्स, 4 टैक्स लग रहे हैं। एक तो जनरल सेल टैक्स है 18%, इसके बाद एक 17% एक्स्ट्रा टैक्स है और उसके बाद 4% फर्दर टैक्स है। ये तीनों सेल टैक्स की बात नहीं, इनकम टैक्स इसके अलावा है। तो अब मैं आपकी इस आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहूंगा कि मेरे वो छोटे ताजर या दरमियाना ताजर जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन ले जाके वापडा के आरओ के दफ्तर में जमा कराएं तो उनको सिर्फ 18% सेल टैक्स लगेगा, 17% एडिशनल टैक्स भी माफ हो जाएगा और 4% फर्दर टैक्स भी माफ हो जाएगा। एक बात। और दूसरा, जो वो 18% सेल टैक्स देंगे वो भी उनकी प्रोडक्ट पे एडजस्टेबल है। तो ये हमारे ताजरों को पता नहीं है। तो ये मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से ताजरों को हम देखते हैं वो जरा टैक्स से दूर ही भागते हैं जी। तो किस तरह टैक्स से बचा जा सके नहीं है। अच्छा, इस पे मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जिस तरह सर्दियां आ रही होती हैं ना, तो फिर ड्राई फ्रूट्स भी जो है वो महंगे हो जाते हैं। अभी क्या कंडीशन है, बहुत ज्यादा महंगे हैं इस टाइम? ड्राई फ्रूट मैडम जो है वो हस्बे मामूल हर सीजन में जो है वो उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस दफा भी जो है वो काजू भी महंगा हुआ है, पिस्ता भी महंगा हुआ है और बादाम भी जो है वो महंगा हुआ है। सबसे बड़ा एक्सपेंसिव कौन सा होता है? काजू सबसे महंगा होता है, जो कि 2800 रुपए किलो था, अब वो 3500 रुपए किलो है। पिस्ता जो 2200 रुपए किलो था वो 2800 रुपए किलो है। बादाम जो 1800 रुपए किलो था वो 2500 रुपए किलो है। अगर मूंगफली की बात करते चलें तो जो 600 रुपए किलो वाली मूंगफली थी वो आज 800 रुपए किलो मूंगफली हो गई है। महंगाई की लहर जो है वो इन चीज़ों में तो बरकरार है, क्योंकि सीजन टू सीजन वारी करता है, सीजन पे डिपेंड करता है। जैसे ही सीजन आता है इनकी मांग में इजाफा हो जाता है। अब देख लें, अभी सर्दियां शुरू हुई हैं कि आवाम ने सोचा है कि हम ड्राई फ्रूट खाएं, लेकिन वो जो ताजिर हैं जो उन्होंने अभी से ही अवाम को कह दिया कि आप दूर रहें, ये चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। जो अफोर्डेबल है वो तो अवाम चीज़ें खाएंगे, तो जो अफोर्डेबल नहीं है वो नहीं खा सकते, क्योंकि अभी से ये ड्राई फ्रूट इतने महंगे हो चुके हैं। और अगर सीज़न की बात करते चलें, अगर हम देख रहे हैं फ्राई फिश की मांग भी बढ़ जाती है। अब सर्दियों का सीज़न शुरू होते ही जो है वो दुकानों पर, बाज़ारों में, मार्केटों में जो मछली वाली दुकानें हैं उन पर रश दिखाई देता है। मछली की भी बहुत सी किस्में हैं, ग्रिल्ड फिश है, फ्राई फिश है, रहू डमरा फिश है। ख्याल में फराज बाहर फील्ड में रहते रहते ना तुम्हें तमाम चीजों की अब बड़ी हावनो हो गई है मैडम। सर्दियों की रातों में जहां से भी गुजरे, जिस रोड से भी गुजरे तो गालबन जो है वो मछली की महक सूंघने को मिलती है। हर जगह से मछली मछली होती है। अब देखिए, मछली 800 रुपए किलो थी मैडम, अब ये मछली 1100 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है फ्राई। अगर ग्रिल फिश की बात करें तो ग्रिल फिश 1700 रुपए किलो, 1600 रुपए किलो। ये इतनी महंगी हो चुकी है कि जो 400 रुपए किलो मिलने वाली मछली जो है वो 3 गुना महंगी फरोख्त की जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीजन। कि सीजन आते ही मांग जैसे ही बढ़ती है तो तमाम चीजें जो है वो महंगाई में जो है मैं कहती हूँ तमाम चीजें आ जाती हैं, खाने पीने की अशिया तो उसमें डबल हो जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सुई गैस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक टाइम होता था, एक बिल आता था 150 रुपए, किसी का 120, अच्छा किसी के जो है वो 200, इससे ज्यादा में 250 से ऊपर नहीं बिल आता था। अभी उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हाल ही मैडम गुज़श्ता हफ्ते ही गैस की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर ही इम्प्लीमेंट होगा। अगर बात करें तो दोनों ही परेशानी और मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि 1 नवंबर से कीमतों का जो है वो इतलाक भी हो चुका है। अब जो होटल मालकान है वो भी परेशान दिखाई देते हैं। जैसे कि आज बिजली आज ही महंगी हुई है, और बिजली पहले से ही महंगी थी, और पहले भी बहुत से उसमें टैक्स जो है वो दुकानदार हजरात जो है वो पे कर रहे थे। अब गैस भी जब जिसका मैडम एक रोटी का तंदूर है वो सुई गैस जो है वो एलपीजी गैस भरवाता है, और उसमें जो है वो उसको कॉस्ट महंगी बढ़ती है। उसकी जो लेबर है उसके भी घर हैं, तो वो भी कहते हैं हमारे जो है वो एक्सपेंस बढ़ गए हैं, हमारी जो है वो तनख्वाह जो उजरत है रोज़ाना की बुनियाद पर उनको मिलती है वो बढ़ा दी जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे महंगाई जो है वो बढ़ती दिखाई देती है। अब गैस महंगी होने से हमें सिर्फ बज़ाहिर गैस महंगी लग रही है, जबकि गैस महंगी होने से रोटी की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। रोटी भी कहने का मतलब यह है कि अभी फिर मिनट के तौर पे आप एक दफा फिर जो है वो तैयार हो जाएंगे, अब चीजें जो है वो फिर महंगी हो जाएंगी, मजीद महंगी हो जाएगी। जी, मजीद महंगी हो जाएगी, क्योंकि अब जो 20 रुपए की रोटी है, अब गैस जो है वो महंगा हो चुका है, बिजली भी जो है वो महंगी हो चुकी है। तकरीबन आने वाले दिनों में जो है वो खदशा है कि रोटी 25 रुपए की जो है वो अभी भी काफी जगहों पे जो है वो 25 रुपए जी अभी भी, लेकिन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरी जगह पे, तमाम जगह पे हो जाएगा, फिर वो रोटी 25 रुपए की। सही। अच्छा सर, जिस तरह ताजरों के मसाइल को लेकर और बहुत सारी चीजें जिसको बेहतर करने की जरूरत है, जिसमें एक आम बंदे को भी रिलीफ मिल सके, आपकी हुकूमत से जो है उनके किसी नुमाइंदे से बातचीत होती है या नहीं होती? ताजरों से कोई मशवरा लिया जाता है या नहीं लिया जाता? देखिए जी, ताजरों से मशवरा तो नहीं लिया जाता। गाए बगाए इनके जो मिनिस्टर आते हैं, फेडरल तो ना कहें, सूबाई मिनिस्टरों से रब्ता होता है, वो आते रहते हैं। वो यही कहते हैं जी कि हमारा एक मखसूस एजेंडा है इलेक्शन कराने का, हम उसमें कोई इन डिटेल, कोई इन डीपली उसमें ज्यादा नहीं जा सकते। हाँ, अलबत्ता ये है, एज ए पॉलिसी जो है, पॉलिसी मेकर हम नहीं है। जो प्रोसीजर चल रहा है, अगर प्रोसीजरल आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका काम कहीं लटका हुआ है, अटका हुआ है, तो कहीं पे कोई करप्ट प्रैक्टिस हैं तो आप बताएं, वो हम आपके रिमूव कर देते हैं। लेकिन हमारे जो ज्यादा मसाइल हैं वो तो रिलेटेड विद पॉलिसी है ना, नेशनल एंड प्रोविंशियल पॉलिसीज के मुताबिक उससे ताल्लुक है उनका, हमारे मसाइल का ज्यादा। प्रोसीजरल भी हैं
तो वो प्रोसीजरल मामला तो वैसे ही हम अपने तौर पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, डिवीजनल इंतजामिया से मिलके हम अपने मसले हल करते रहते हैं। लेकिन जैसे आप फरमा रही हैं, उनके पास कोई इन मसलों का कोई शाफी इलाज नहीं है। हाँ। अच्छा जी सर, अक्सर हम देखते हैं ताजरों के एहतजाज जारी होते हैं, तो उसमें फिर आप किस तरीके से मशावरत आपकी होती है? नहीं, मुशावरत वो एहतजाज तो उस वक्त होते हैं जब बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं या हमारे मसले हल नहीं होते, तो फिर यकीनी तौर पे हम एहतजाज पे जाते हैं। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हमारा हक है कि हम अपने मसाइल को उजागर करने के लिए, इंतजामिया की तवज्जो अपनी तरफ मजबूर कराने के लिए, तो वो एहतजाज तो हम करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबियां भी होती हैं। और वो जो एहतजाज होते हैं वो इज्तिमाई नौइयत के होते हैं, इनफरादी नहीं होते हैं। अच्छा, इसके साथ फराज आपने भी इस वीक में जो है इनकी ताजरों की एक्टिविटीज़ के हवाले से जो है वो कवरेज की है, उस हवाले से बताइएगा। मैडम, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। काफ़ी सारी मार्केटों ने चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के साथ भी जो है वो इलाहा किया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब ने भी कहा है कि हमारे साथ 350 से ज़ायद जो है वो मार्केटें हैं और कुछ मार्केटें जो हमसे दूर हो चुकी थी वो भी हमारे करीब आना चाहती हैं, वो भी हमारे साथ इलाहा करना चाहती हैं। अब गुज़श्ता हफ्ते ही चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के साथ 3 मार्केटों ने इलाहा की है और बाकायदा तौर पे उनकी हलफबरदारी भी हुई है। अंजुमन ताजरान तुगलक रोड की भी जो है वो हलफबरदारी भी हुई है और उनकी बात करते चलें तो उन्होंने ख्वाजा शफीक साहब के साथ इल्हाक भी किए हैं। और अगर 14 नंबर कपड़ा मार्केट की बात करते चलें तो 14 नंबर कपड़ा मार्केट में भी जो इंतखाबात हुए हैं उसमें भी जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने जो है वो फतह हासिल की। 31 वोटों से जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर ने मरकज़ी तंजीम ताजरान के जनूबी पंजाब के सदर शेख जावेद अख्तर को जो है वो शिकस्त दी है और चौधरी यूसुफ जो है वो उसके सदर मुंतखब हुए हैं। उन्होंने भी जो है वो ख्वाजा शफीक साहब के साथ बाकायदा तौर पे इल्हाक किया है और उनकी भी जो है वो हलफबरदारी हुई है। अगर बात करते चले तो अंजुमन ताजरान अलंग लोहारी गेट, इनकी भी जो है वो 3 दिन पहले हलफबरदारी हुई है। ख्वाजा शफीक साहब ने जो है वो उनसे हलफ ली है। तमाम तर जो है वो एक्टिविटियाँ चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जो है वो मैंने ही कवर की। अगर बात करते चलें तो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जो है वो काफ़ी इन दिनों जो है वो मुतहरिक दिखाई देती है। ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब का कहना है यही है कि जो भी ताजिर जो है वो ताजरों की हकीकी तंजीम चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर है, जो भी ताजिर है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर में आ जाएं ताकि ताजरों की एक ही हकीकी टीम जो है वो आगे मूव करती चले। सही। अच्छा, और इसके साथ साथ आप ये भी बात करेंगे मार्केट में, इसमें अद्वियात के हवाले से बात कर लेते हैं कि वो नहीं मिल रही, बहुत सारे मरीजों को जो है वो इसका तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से बताइएगा। मैडम, होलसेल मेडिसिन मार्केट में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो किल्लत का शिकार है। ना सिर्फ किल्लत का शिकार हैं बल्कि अगर कहीं कहीं मौजूद भी हैं तो वो महंगे दामों ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही हैं। जैसे शुगर के लिए बात करते चले तो इंसुलिन है, इंसुलिन मार्केट में इस वक्त नायाब है। शुगर के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन इस वक्त नायाब है, जिसके पास है वो अपनी मर्जी का रेट दे रहे हैं। और ब्लड प्रेशर, मिर्गी के मर्ज की और लातादाद जो अद्वियात हैं वो इस वक्त किल्लत का शिकार है। हालिया में ही जो है वो 2-3 अद्वियात हैं जो कि सुकून वाली गोली हैं, उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में मिला है। तकरीबन जो है वो 600 से 700 रुपये जो है वो डब्बी जो है वो महंगी हो चुकी है। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में मिल रहा है। कुछ अद्वियात ऐसी भी हैं जो कि इस वक्त मार्केट में नायाब हैं। मार्केट में जो भी जो मरीज़ हैं वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं, उनको जो है वो खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। होलसेल मेडिसिन मार्केट के सदर हैं मोहम्मद अख्तर भट्ट साहब, उनका यही जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर से यही मुतालबा है कि चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जाए, अद्वियात को मार्केट में फराहम किया जाए ताकि जितने भी मरीज हैं उनको बर वक्त जो है वो अद्वियात मिल सके और जो है वो उनको क्योर किया जाए ताकि जिंदगी और मौत की कशमकश में जो मुब्तला है ये एक बहुत अजियतनाक मरला है मैडम। उनको ऐसे ये मेडिसिन ना मिले तो ये इस हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया फराज आपका, आप हमारे साथ रहे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और ताजरों के हवाले से बात की। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब, जो कि डीन फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज BZU से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट फूड साइंसेज BZU से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो आज हमारे तीसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हकीम ज़ियाउद्दीन अवान साहब, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज आपको फूड साइंसेज के गेस्ट के से ये आइडिया हो गया होगा कि आज हम फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे आज अदरक पे हकीम साहब से बात होगी कि किस तरह ये हमें फ़ायदा दे सकती है, और इस हवाले से भी बात होगी। तमाम चीज़ें जो है आज इनसे डिस्कस करेंगे कि इस टाइम ग़िज़ाई किल्लत के भी जो है वो भी हम शिकार हो रहे हैं, किस तरह हम फूड को सिक्योर कर सकते हैं, क्या क्या मसाइल हैं इस टाइम हमें। अच्छा, फिर न्यूट्रिशन के हवाले से भी हमें बहुत सारे मसाइल हैं, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं ना, कि इस टाइम आप उसको कैसे देख रहे हैं, कितनी ज़रूरी है? देखें, सबसे पहले जो जनरली जो चीज़ आपका, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मदऊ किया और इस फोरम के ज़रिए से लोगों से बात करने का भी एक मौका मिला, और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपके पार्ट पे। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी का ताल्लुक है, वो ये है कि हमारे यहाँ आम तौर पे जो फूड सिक्योरिटी को की जो डेफिनेशन या उसको जो समझा जाता है वो और अंदाज से समझा जाता है। फूड शॉर्टेज या माल न्यूट्रिशन या खुराक की कमी से इसको मंसूब किया जाता है। हालांकि इसमें फूड सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं तो उसमें खुराक की कमी नहीं है, उसमें ग़िज़ाइयत की कमी की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आपके पास सारा साल बहुत अबंडेंट फूड है, आपके पास काफी ज्यादा, लेकिन जो फूड आपको खा रहे हैं पूरे का पूरा साल, तो वो आपके जिस्म की उन जरूरियात को पूरा नहीं करती जो कि चाहिए। तो हम ये आपको फूड सिक्योर नहीं कह सकते, हम फिर भी आप फूड इनसिक्योर हैं। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन ये है कि आपको ऐसी खुराक जो आपको इकोनॉमिकली भी अवेलेबल हो, फिजिकली भी अवेलेबल हो, उसके अंदर वो अज्जा मौजूद हों जो आपकी बॉडी की जरूरियात को और वो खुराक जो है महफूज भी हो और आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफ गुजारने के काबिल बनाती हो, तब हम कह सकते हैं कि आप फूड सिक्योर हैं। इसमें मैं यहाँ दोबारा से ये बताना चाहूंगा कि खुराक की कमी या खुराक की जाती का फूड सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। फूड सिक्योरिटी ये है कि आपको ऐसी खुराक मिले जो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे और सारा साल मिले, बगैर किसी ब्रेक के मिले, और आपकी परचेज पावर में हो, साफ हो, सुथरी हो और महफूज हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। अच्छा, वैसे अब देखें तो ओवरऑल तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। अब हम सब्जियों को ही देख लें, हमारी जिस तरह सब्जियां तैयार हो रही हैं, जिस पानी से तैयार हो रही हैं, वो कितना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, कितने ही फ्रूट्स को जो है हम देखते हैं कि इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, कुछ इस तरह के उनको मीठा बना दिया जाए या उनकी अच्छा बहुत सारी इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि अब हमें जो है उस तरह ग़िज़ाइयत वाकई नहीं मिलती। हम लोग हर तरीके से जो है ना अपनी सेहत को लेके, अभी हम बच्चों को भी देखें तो हम बच्चों की सेहत उस तरीके से अच्छी नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं हम बड़े खुशकिस्मत है जो हमारे माँ बाप ने हमें कुछ देसी खुराकें खिला दी और अच्छी खुराकें खिला दी, जिसकी वजह, लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी इस तरह की ग़िज़ा की तरफ आते ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जब ग़िज़ा की बात करते हैं तो ग़िज़ा के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। हम अपनी ज़्यादातर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं अजनास से, इसमें गंदम है, जिसमें चावल है, मगर ये याद रखिएगा कि गंदम और चावल या मकई जो दुनिया भर में स्टेपल फूड कंसीडर की जाती हैं, दो ये हमारी कैलोरिक नीड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे मुझे 2000 कैलोरीज रोज़ाना चाहिए, तो उन 2000 कैलोरीज में से एक पोर्शन है जो मुझे यहाँ से लेना होता है, रोटी से लेना है, चावल से लेना है या मकई से लेना है। जो स्टेपल फूड्स हैं ग्लोबली, हमारे यहाँ गंदम स्टेपल फूड है, तो बाकी जो पोर्शन है मुझे एक वैरायटी ऑफ फूड से लेना है। वो मीट से है, वो दूध से है, वो सब्जियों से है, वो फलों से है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त एट द मोमेंट। अगर देखें तो हमारे पाकिस्तान में बच्चों से लेकर बड़ों तक हम ज्यादातर 70% से ज्यादा एनर्जी लेते हैं गंदम से। ऐसे ही है। तो वो जो एक्सेसिव एक चीज से ले रहे हैं आप, एक तो वो उस फूड की डेफिशिएंसी को क्रिएट कर रहा है, वो उस पर बर्डन बढ़ रहा होता है। दूसरा, जो बाकी रिसोर्सेज हैं जब वो इनएडिक्वेट जा रहे होते तो फिर आप कहते हैं कि आप, जैसे आपने कहा कि मैंने बचपन में या हमने बचपन में बहुत अच्छी ग़िज़ा ली है और फॉर्चुनेटली वो देसी थी या वो आप
नेचुरल थी, वो चीजें आपके सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती ऐसी है। हैं, फिर ये आपकी प्रेफरेंस बन जाती हैं आके कि मैं ज्यादा इस चीज पे इन्हिसार करता हूँ। तो इस वक्त एट द मोमेंट अगर देखें तो हमारे बच्चों को, हमारे एडल्ट्स को, माओं को जो एक फूड बास्केट का कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि फल भी हों, सब्जियां भी हों, गोश्त भी हो, दालें भी हों, वो मैसर नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर देखें इसकी जो कॉस्ट है फूड बास्केट की जो एक बंदे के लिए होती है वो 2900 रुपए से ज्यादा है। बिल्कुल आप खुद सोचें जिस घर के अंदर टोटल आमदन एक दिन की, एक मजदूर की आमदन वो 800 रुपए 900 रुपए हो और उस घर में 10 अफराद हों तो वो 2900 की बास्केट से एक की है, बाकियों की कहां से पूरी होगी? वही ना, अभी तो जैसे पहले कहते थे दो वक्त की रोटी, अब तो एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल काम बनने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं इस टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है एट द मोमेंट। हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ग़िज़ाई कमी का शिकार है। और तो जनूबी पंजाब में तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं। एग्जैक्टली, जनूबी पंजाब में अगर आप इस वक्त हमारी जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं 2018 की जो पब्लिश हुई थी उसमें भी देखें तो स्टंटिंग जिसको कद का छोटा रहना कहते हैं आप, जनूबी पंजाब में ओवरऑल नेशनली 40% से अबव है। जनूबी पंजाब में इसका जो काउंट है वो 44, 45, 47 तक जाता है। ये राजनपुर, डीजी खान के कुछ इलाके हैं ऐसे हैं जहां पे आपको बहुत छोटे छोटे कद के लोग नजर आते हैं। और ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, ये जनरेशंस पे जाती है। इसका मतलब है एक नस्ल फिर अगली नस्ल फिर अगली नस्ल ग़िज़ाई कमी का शिकार है और उसका इम्पैक्ट जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा होता है। अच्छा, अभी भी हम देखते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटीज में भी अभी जाएं, कॉलेजेस में भी जाएं, तो ऐसा लग रहा था कि मैट्रिक के बच्चे बच्चियां फिर रहे हैं। और वो इसमें होता है कि ऐसे बच्चों की उस तरीके से हाइट भी नहीं है और बच्चों की सेहत भी नहीं है, चाहे बच्चियां हैं चाहे बच्चे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। अब इसमें जैसे सबने कहा कि हमेशा इस चीज को मद्देनजर न रखें कि इस फैक्टर के अंदर आप देखें कि हम ज्यादातर कहेंगे ये जेनेटिक्स है। हमारे यहाँ जेनेटिक ज्यादा फैक्टर नहीं, हमारे यहाँ मौरूसी ग़िज़ाई कमी आ रही है। सही, आप देखें जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। 40% का काउंट का मतलब ये है 100 में से 40 बंदे आपके छोटे कद के हैं। तो आप इसलिए आपको बहुत ज्यादा नजर आते हैं। वो मौरूसी फैक्टर कहीं कंसिडर होता है ना, आप दोनों पेरेंट्स में आ जाएं, कोई एक पेरेंट में आ जाए, कोई चांसेस हैं कि ये इस बच्चे का कद छोटा रह जाएगा ड्यू टू जेनेटिक्स। मगर इस वक्त जो हमें ज्यादा चैलेंज है वो ग़िज़ाई कमी का है और इसको लोगों को बताना भी बड़ा जरूरी है कि ये हमारा रीजन, ये इलाका साउथ पंजाब, राजनपुर है, डीजी खान है, मुजफ्फरगढ़ है या भावलपुर के जो हैं फार एरियाज हैं, इनमें शदीद ग़िज़ाई किल्लत का हमें सामना है। सही। और फिर वो नेशनल पॉलिसीज स्टेक होल्डर्स को हमें यहाँ पे इनवाइट किया। आपका फोरम बड़ा अच्छा फोरम है, इसके जरिए हम वॉइस रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस रीजन के अंदर ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत है। सही। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरह हम फूड को सिक्योर कर सकते हैं? देखिए, बात ये कि जैसे तारिक ने अभी बात की है ना कि ये स्टंटिंग कद के छोटे, यहाँ में एक बात मेरे ज़हन में जरूर आ रही थी कि इसका हल क्या है। हमने इशू बयान किया, इसका हल ये है कि इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। इसमें जो साइंस ये बताती है कि जब माँ कंसीव करती है और अपना उसमें 9 महीने बच्चा उसके पेट में रहता है, उसके बाद 1.5 साल तक वो बच्चे को फीड कराती हैं, तो साइंस ये कहती है कि पहले 1000 दिन जो हैं 1000 डेज वो बहुत अहम है। उसमें बच्चे की ग़िज़ाइयत और माँ की ग़िज़ाइयत वो इतनी अहम है कि जिसका इम्पैक्ट बच्चे की 70 साल 80 साल की जिंदगी पे जाके होता है। जो बच्चे की ग़िज़ा उस वक्त रह गया, स्टंटिंग की बुनियादी वजह यही है कि माएँ प्रेगनेंसी में और उसके बाद जो है वो बने। और बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग है, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है। इससे बच्चे की जो आने वाली जिंदगी में एक तरह से मैं ये समझता हूं कि जिसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने वाली बात है, उसकी बुनियादें मजबूत कर देती है। दूसरी बात जो आपने की कि इस मसले पे काबू कैसे पाया जाए, इसमें बुनियादी तौर पे हम जिधर से भी इसको पकड़ लें, पावर्टी जो है और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है, हमारे माशरे की जो ये हमारा तबकाती निज़ाम है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। इसको ओवरकम और इसको कंट्रोल कर। अब आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर आप वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में चले जाइए कि कोई शख्स जिसकी कम से कम वेजेस भी जो है, जिस तरह हमारे यहाँ मजदूर है, वहां का मजदूर भी आप ले लें तो उसकी जितनी टोटल इनकम है उसका अगर वो 10% अपनी किचन पे खर्च करे
और जिस तरह तारिक ने बात की है कि उसको 2900 रुपीज की एक बास्केट भी खरीदनी पड़े, तो वो अपनी फैमिली के लिए आराम से अपनी टोटल इनकम के 10% में वो सारी अपनी किचन की और ग़िज़ाई जरूरियात पूरी। अब आप इसको कंपेयर करें अपने सिस्टम के साथ यहाँ पे कि एक शख्स है उसकी 40,000 रुपया या 50,000 रुपया सैलरी है या इनकम है, आप इमेजिन कर सकती हैं कि वो अपनी इसमें अपने सिर्फ किचन को पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल हो गया, एजुकेशन है, उसका घर है, उसकी तालीम है, सेहत है, सारे उसको तो एक तरफ का सिर्फ खाने की। तारिक ने बात की है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि गंदुम डाल ली है साल की एक मजदूर ने या किसी गरीब आदमी, वो कहते हैं कि मेरी साल की ग़िज़ाई जरूरियात पूरी हो गई, अब मैं इस किसी चीज के साथ भी रोटी बनाऊंगा और खा लूंगा। ये वो तो यही है ना, यही वो तस्वर है जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी होती है। वो कहते हैं कि गंदुम हर पे आखिर है, मैंने खा ली, मेरे 5 साल पूरे की पड़ी है, मुझे अब कोई डर नहीं। जबकि इन्होंने बात की है कि उसकी ग़िज़ाई जरूरियात गंदुम से बिल्कुल पूरी नहीं होती, उसको फ्रूट भी चाहिए, उसको दूध भी चाहिए, ऑयल्स भी चाहिए, चाहिए। तो ये एक बड़ा बुनियादी कि हमें ओवरऑल अगर आप ये बात करते हैं ना कि हम सिस्टम को या इस चीज को किस तरह कंट्रोल करें, तो हमें ये एक चीज नहीं, एक चीज से दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमें अपने मुल्क की हालत को, इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट हर छोटे बड़े शख्स पे आएगा। तो इसके लिए एक आपको पता है कि बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, इस पे मजीद भी हम बात करते हैं, हकीम साहब से बात करते हैं अदरक के हवाले से, क्योंकि अदरक के बड़े फवाइद भी हैं। और जिस तरह अभी हम देखते हैं ना कि मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने के साथ बुखार, खांसी, जुकाम, उसमें आपको अदरक जितना फायदा देती है ना, उसके वजह इस हवाले से बताइए किस तरह। हम अदरक को सिर्फ जो है वो सिर्फ घर में सालन और उसके लिए जो बड़े फवायद हैं, मैंने कभी ये थोड़े से इंतहा के फवायद हैं। जब आप इसको बनज़र गैर और गहरी नज़र से देखते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीसेप्टिक भी है, और लिवर के लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। इस तरह जो है किडनी के लिए बेहतरीन टॉनिक है, और स्टोमिक के एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से जो बैक्टीरियाज आपके स्टोमिक के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है डिस्टर्बेंस करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह चेस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे नमूनिया है या अस्थमेटिक प्रॉब्लम है या ब्रोंकियल जो है वो कफ है, उसमें इसके बहुत ज्यादा जो है ये इफेक्टिव है। इस तरह जो आपके टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, इसमें अगर इसे एक प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और उसके पर जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि इसको समझने की जरूरत है कि ये कहाँ कहाँ और किस तरह से वर्क करेगी, और फिर कौन सी मेडिसिन और इसके साथ मिलाई जाएंगी तो ये किस तरह फायदा दे सकती है मजीद। ठीक, इसी तरह जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करती है। लेकिन ऐसे लोग जो खून को पतला करने के लिए दूसरी मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनको अदरक जरा सोच समझ कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मजीद जो है वो ब्लड को थिन करती है, पतला करती है, और जब ज्यादा पतला हो जाए तो वो नुकसानदेह भी होता है। तो इसलिए ऐसे लोग जो कार्डिक पेशेंट हैं और वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं कि जिससे जो है खून पतला किया जाता है, तो उनको जो है जरा ख्याल से और सोच समझ के लेंगे, या तो उस मेडिसिन को कम करें और फिर ये ले, तो ये अपना जो है एफिकेसी दिखाएगी और वहां पर वो वर्क करेगी। इसी तरह जो है सर के दर्द और उसके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है, और खवातीन के ओबेसिटी के लिए ये बेहतरीन जो है एजेंट है कि इससे जो है ओबेसिटी बहुत तेजी से जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आती है और मोटापा कम होता है। अच्छा, इसका कहवा बनाकर जी, कहवा बनाकर मुख्तलिफ तरीकों से जो है उससे फायदा होता है। तो अच्छा, जिस तरह बुखार हो जाता है, हमने बुखार में भी जो है, जी बुखार में भी ये अगर इसका जो शानदार खसियांदा, हिकमत में तो उसे खसियांदा कहते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। उसको बना के जो है इसके साथ सिर्फ 2-3 चीजें जो है मिला दी जाए कि गुले बिनफ्शा मिला दिया जाए और साथ जो है गौसुबान मिला दिया जाए, तो वो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन बन जाती है। उसका जो शानदार पिया जाए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, सफोकेशन जो हो रही है उसमें कमी आ जाएगी, ब्रोंकाइज जो है वो जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगी, बलगम पतली होकर निकलना शुरू हो जाएगी, वो खुल जाएंगी आपके। इसी तरह अगर नमूनिया का प्रॉब्लम है तो इसका ऑयल बनाकर जो है
वैसे तो इसका ऑयल मिलता है, वो एक प्रोसेस के तहत जो आता है और बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपको वो अवेल नहीं है तो आप सरसों के तेल में या नारियल के तेल में या जैतून के तेल में इसे जला के वो आप उसके सीने पे लगाएं और उसका जो है वो शहद में मिला के अदरक जो है चटाना शुरू कर दें तो नमूनिया जैसे जो है बहुत जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको भी नॉर्मल करने में जो है बहुत अच्छा काम करती है। सही। अच्छा, अदरक में भी कई इकसाम है ना, तो अभी हम देख रहे होते हैं। देखिए, हाँ, अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि जब भी कोई ऐसी ग़िज़ा ली जाए तो वो सबसे पहले तो ये देखी जाए कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, वो मुकम्मल तौर पे ठीक है या नहीं है। आजकल जो हमें अदरक मिल रही है दो तरह की मिल रही है कि एक जो है एसिड के अंदर जो है साफ की हुई मिल रही है और एक पानी के साथ साफ की हुई मिल रही है। जो तेजाब से साफ की जाती है उसके अंदर तो कोई चीज रहती नहीं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो सारे बर्न हो जाते हैं और फिर अगर वो इस्तेमाल की जाती है तो वो क्या करती है कि वो स्टमक बर्निंग जो है शुरू कर देती है। उसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा है, जब एसिड बहुत ज्यादा उसके अंदर होगा और फिर कुदरती तौर पे भी उसके अंदर एक एसिड मौजूद है तो वो आपके जो है स्टमक को खराब करेगी बजाय आपको ठीक करने के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि जितनी मिलावट हो रही है चीजों में, हमारे खाने पीने की अशिया में, उतनी हमारी सेहत के लिए भी जो है वो नुकसानात उसके बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह बीमारियां अब आ रही हैं, हम लोग कोई भी इस तरह का फूड इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई कि सब्जियों को फ्रेश करने के लिए एक केमिकल जो है वो तैयार कर लिया गया है कि अच्छा जिससे आपकी सब्जियां जो है वो जरा फ्रेश नजर आएंगी आप उनको। तो मतलब लोगों ने अपने कारोबार को इस तरह बना लिया है कि वो इंसानी सेहत के साथ जो है वो खेल रहे हैं। देखिए, बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉपरली कोई लेजिस्लेशन नहीं है। अब गौर कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं वो फूड का काम शुरू कर देगा, वो रेडी लगा लेगा। अच्छा, अब हमारी बदकिस्मती की इंतहा ये है कि उसकी कोई क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपने ये फूड बेचनी है और आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, आपकी कोई ट्रेनिंग है। अच्छा, फूड ऐसी है जो डायरेक्ट आपके पास आनी है और आपकी बॉडी में डायरेक्ट। मैं किसी जगह पे कोई रेडी से चीज उठा के ले लेता हूँ, खरीद के खाता हूँ, तो दरमियान में कोई तीसरा मीडियम ही नहीं है, वो शख्स है और मैं हूँ। और मेरी लाइफ, मेरी सेहत उस शख्स की मर्जी पे है जिसको फूड के बारे में जीरो नॉलेज है। अब प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि जहां तक आपने ये बात की है ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहले तो एक डायबिटीज के हवाले से देख लें कि दुनिया में नंबर 1 कंट्री है जहां सबसे ज्यादा प्रेवलेंस इस वक्त डायबिटीज है। चले इसको छोड़ दें, ये एक दूसरी तरह की डिजीज है, डिसऑर्डर है। हम कैंसर की बात करते हैं। इस वक्त जो कैंसर की जो रिसर्जेंस हुई है, दोबारा से ये सर्च कर रहा है, ऊपर जा रहा है, उसमें मैं जाती तौर पे बहुत सारे और जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और नेचुरल भी ये होता है। लेकिन मैं अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो फूड, और जे फूड आप बात करेंगे, एडल्ट्रेटेड फूड, जिसमें आपका दूध ही अगर आप ले लें, उसमें सैकड़ों तरह के एडल्ट्रेंट्स हम डालते हैं, एक दो तरह के नहीं है, सैकड़ों किस्म के। एक तो दूध है ही नहीं, केमिकल से उन्होंने जो है। दूसरी बात, आप सब्जियों की बात करते हैं, नॉन ट्रीटेड वाटर, अनट्रीटेड वाटर जो है उसके साथ हम उसको इरिगेट करते हैं और उसके अंदर चला जाता है। तीसरा आप देखें, पेस्टिसाइड्स का हमारे यहाँ इस्तेमाल है। उसके अलावा जो आपको जो पानी है ना, उसके अंदर हम एक यूज करते हैं, हैवी मेटल्स आते हैं। ये वो टॉक्सिक कैंस हैं या ऐसी वो पॉइजन्स हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के सेंसिटिव ऑर्गन पे अटैक करते हैं। किडनी का कैंसर, किडनी का फेल्योर। और ये इससे बात करते हैं। सर, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, जैन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे जैन? जी मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंसान के लिए पराठा अच्छा होता है या नुकसानदेह होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पराठे को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी हकीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि ऐसे लोग जो खेतों में काम करने वाले हैं या मजदूरी करने वाले हैं, अगर वो पराठा ले लें और खालिस्तान जो है वो देसी घी का पराठा हो, उनके लिए तो बेहतर है। लेकिन जो बैठे रहने वाले हैं, जिन्होंने वर्क कोई नहीं करना है, तो उनके लिए वो नुकसानदेह। अच्छा, अब तो खैर देसी घी भी नायाब है ना। अच्छा, वो भी लोगों की पहुंच से दूर है। वो भी अच्छा, बहुत दूर है। उसके साथ साथ फिर हम देखें, आप पराठा एक तो घर में खाते हैं, आपको पता होता है कि किस तरह का पराठा जो है वो घर में उसकी सफाई, लेकिन बाजार के पराठे जो है वो इंतहाई नुकसानदेह। अच्छा, लाइफस्टाइल भी तो हमारा चेंज हो गया ना, हम मोस्टली बाहर के खानों को ज्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, हमें फिर फास्ट फूड की तरफ भी ज्यादा चले गए हैं। देखिए, फास्ट फूड के तो इतने जो है फसादात हैं इंसानी जिंदगी पे
कि अगर आप कराची की पिछले दिनों की जो है जो रिपोर्ट्स आई हैं और बच्चों में जो कैंसर जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसकी वजह जो है रिसर्च जो की गई है उसकी वजह जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ये लेज और ये ऐसी चीजें जो है और साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल और फास्ट फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, उसकी वजह से बच्चों में जो है कैंसर बहुत ज्यादा जो है ब्लड कैंसर जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी तरह किडनी फेलियर के सबब जो है ये चीजें बन रही हैं, लेकिन हम उसकी तरफ जो है वो गौर ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। हमने वो जो घर की हाइजेनिक जो है फूड्स थी उनको छोड़ के हम बाहर चले जाते हैं और अनहाइजेनिक किस्म की जो है फूड्स जो है वो यूज करते हैं। अगर उनके किचन्स में जाके देखें तो फिर आपको पता चलेगा कि हम खा क्या रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस पे भी जो है हमें थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए कि अपनी डाइट जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है हम सेहतमंद नहीं रह सकते। जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हमें जो है अब ऑर्गेनिक जो है वो ग़िज़ाएं तो मिलती नहीं है जो सेफ हों, उस केमिकल से, स्प्रेज से, खादों से, वो अब नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ अमराज का बहुत ज्यादा होना और मुख्तलिफ अमराज जो है वो पेनिट्रेट कर रही हैं। आप देख लें कि पहले हार्ट प्रॉब्लम्स इतने नहीं होते थे जितने अब हो रहे हैं, किडनी फेलियर्स के प्रॉब्लम इतने नहीं थे। अब आप जाके हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखें तो किडनी फेलियर के जो है पेशेंट्स की बहुत ज्यादा अंबार होता है। उसकी वजह यही है कि हमने वो ग़िज़ाएं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी थी उनको छोड़ दिया है और वो ग़िज़ाएं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है उनकी तरफ हम भागे जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ देखते हुए कि कहाँ कहाँ हमने जो है वहाँ इफेक्ट करना। हाँ, सही है। अच्छा सर, बात कर रहे थे उस टाइम, उसी को कंटिन्यू करते हैं। वही बात कर रहा था कि बुनियादी तौर पे हमें अब ये मैसेज की तरफ इस तरफ आना है कि मसाइल का हल क्या है। हम ये देखें, कोई भी शख्स एक हेल्दी और एक खुशी वाली अच्छी वाली लाइफ नहीं गुजार सकता अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं है। और जब हम सेहत की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट उसका लिंक फूड के साथ लगाते हैं, क्योंकि फूड आपने सुबह भी लेनी है, शाम को भी लेनी है, दोपहर को भी लेनी है, दोस्तों के साथ भी लेनी है, आपने लंच भी लेना है, डिनर भी लेना है, ब्रेकफास्ट भी लेना है, सफर भी लेना है। इससे आपका देखें जिस चीज से आपका ताल्लुक 24 घंटे रहता है, अगर आप उस चीज को अहमियत नहीं देंगे तो वो आपके लिए कभी फायदा मंद नहीं, किसी भी ये मॉडल को। अब हमने करना क्या है यहाँ हमारे मुल्क में, जो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे सर ने बात की है कि हम जिस जो फूड है ना हमारी, हम उसको प्लांट साइड पे ले जाएं, पौधों से हासिल होने वाली ज्यादातर, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, जिसमें इवन तो दूसरी जो है प्रोसेस फूड है, उसको हम कर्टेल करें, कम करें। इस फोरम का फायदा उठाते हुए मैं ये बात जरूर अपने ऑडियंस से, अपने व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ जो है वो उसका ताल्लुक मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे लाइफस्टाइल से भी आपका है, आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ जो हैं अंदाज हैं उससे, लेकिन खुराक, उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें स्ट्रेस भी है, उसमें आपकी और भी चीजें, लेकिन खुराक का एक सिग्निफिकेंट रोल है उसमें। बिल्कुल, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, फूड सिक्योरिटी के हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या कहना है इस हवाले से कि किस तरह हम फूड प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं? मैडम, इसमें आपको पहले तो ये जानना है फूड सिक्योरिटी की, जैसे मैंने पहले बताया था कि डायमेंशंस हैं कुछ, जो चैलेंजेस हैं फूड सिक्योरिटी के, जरा उनको आइडेंटिफाई करें हैं क्या। सबसे पहला हमारा मसला है फूड अवेलेबिलिटी का। एट द मोमेंट हम समझते हैं कि विद ग्रोइंग पॉपुलेशन साइज, आपका पॉपुलेशन काउंट बढ़ रहा है और हर साल हमारे पास मिलियंस का काउंट बढ़ रहा है, ग्लोबली बढ़ रहा है आके। तो क्या आने वाले दिनों में और इस वक्त आपके लोगों को इनफ फूड अवेलेबल है? दूसरा इशू जो है हमारा वो कॉस्ट वेरिएंस का है कि लोगों की जेब में इतने पैसे हैं कि वो इतना फूड अफोर्ड कर सकें, जैसे मैंने बास्केट की बात की थी। और फिर आगे आता है वो कितना ग़िज़ाई एतबार से बहुत अच्छा हो और सेफर कितना है आके। तो जो पहले दो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास इस वक्त एट द मोमेंट कुछ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, इन प्लेस होनी चाहिए। हमें अपना एग्रीकल्चर का जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन पैटर्न है और स्ट्रेटजी उसको थोड़ा सा इनोवेट करना है, नॉवल करना है। दुनिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में काफ़ी हद तक बहुत आगे चली गई है, हम बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं। मैं सादा सी एग्जांपल लेता हूँ, आप यहाँ गंदम ग्रो करें,
आप यहाँ पे गन्ना लगाएं, आप यहाँ कपास लगाएं, अदर फूड नॉन फूड आइटम्स भी हैं। उसमें जो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, हम छठा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ पे फर्टिलाइजर छठा मेथड से डाल रहे होते हैं। रिसोर्सेज हमारे बहुत महंगे हैं, फर्टिलाइजर आपका रिपोर्ट से बाहर है, आपका सीड बहुत कॉस्टली है। अच्छा, इसके पैरेलल आपकी बिल्कुल साथ वाले कंट्री में उससे आगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको आपके डोर स्टेप पे आपसे सस्ती फूड दे सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस वन कि हम जिन टेक्नोलॉजीज और जिन टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं वो बहुत महंगी हैं और वो ना पैद हो चुकी हैं, दुनिया से आगे चली गई है, हमने अभी तक वो अप्लाई नहीं किया। इसलिए हमारे पास जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत महंगा प्रोड्यूस हो रहा है और वो हमारी जेब पे भी भारी पड़ रहा है, इनफ भी नहीं है और सफिशिएंट भी नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको क्या करना चाहिए, पहला ये कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को फार्मर तक लेके जाएं। और फिर फार्मर्स में बड़ी टाइप्स होती हैं, छोटा फार्मर है, बड़ा फार्मर है। हमारा छोटा फार्मर ज्यादा है। इसके साथ साथ फिर उनके अंदर देखें तो विमेंस का एक बड़ा रोल है। एक बड़ी तादाद खवातीन की जो रूम में फारिग बैठती हैं, कोई काम नहीं करती, घर का किचन और बाकी चीजें संभालती हैं। तो एक एक्टिविटी चली और वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं जा रही जैसे दुनिया में चलती है कि आप किचन गार्डनिंग बिल्कुल इस तरफ आना भी। तो जो आपने चैलेंजेस बताया फूड सेफ्टी का, ग़िज़ाई एतबार से चीजें हमारे पास ठीक नहीं आ रही, सेफर नहीं आ रही। अगर माओं को, खवातीन को आप ट्रेन करें, उनकी डेवलप करें कि वो अपने घरों में छोटी सी खिड़की के अंदर, दरवाजे के बाहर के सैन में कोई थोड़ी सी ऐसी सब्जी ग्रो कर लें जो उनके घर की नीड्स को पूरा कर सकती है, वो सेफर भी होगी और न्यूट्रिशियस भी होगी। एक ये एरिया ऑफ इंटरवेंशन जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। फिर ये आता है कि हमारी जेब में पैसे नहीं हैं, हम बहुत आपके कि ह्यूमन रिसोर्स कंट्री हैं, हमारे पास बड़ा एक नंबर ऐसा लोगों का जो भिखारी है, जो कुछ नहीं करते। तो इन लोगों को अगर हम अपने सिस्टम के अंदर लेके आए और इनको किसी काम पे लगाएं और काम में हम फूड के काम पे लगा लें। मैं आपको थोड़ी सी आपके इस वेन्यू की ही यूज करते हुए मैं एक ऑफर भी दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे पास 6 पायलट स्केल फूड यूनिट्स हैं। अच्छा, इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम। शफीक है हमारे साथ, क्या कहना चाहिए? मिसेस शफीक है। बात करवा जी जी बात करें, आप बात करें बिल्कुल। मेरा 4 साल का बच्चा है। अच्छा जी जी बोलें, आप बोलें, आपसे बात करना चाह रही हूँ। अच्छा जी जी बोलिए। 4 साल का मेरा बच्चा है, उसमें ना खून की कमी है बहुत ज्यादा। जी जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक बहुत शुक्रिया कॉल कर देंगे जी। एक तो उसकी ग़िज़ा जो है वो आप बेहतर करें, दूसरा जो आपके करीब कोई अच्छा कंसल्टेंट हो या कोई अच्छा तबीब हो तो उसे दिखाएं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो उसकी एनामिक कंडीशन क्यों है, उसकी काजिज क्या है। उन काजिज को देखते हुए उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि सब्जियों फलों का इस्तेमाल भी है जो है वो सब्जियों और फलों का बच्चों को इस्तेमाल करवाया ही नहीं जाता ना। अगर इसको देखें कि आजकल की माओं को जब हम देखते हैं तो वो बच्चों के साथ उस तरह बिहेव नहीं करती कि बच्चा जैसे चाह रहा होता है। बच्चा अगर जिद कर रहा है तो माँ को आगे जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको प्यार से और उसको खिलाना चाहिए। आजकल की माएँ जो हैं वो ये करती हैं, मेरा ये बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, वो ये करती हैं कि बच्चे ने थोड़ी सी जिद की तो उन्होंने हर चीज उठाई रख दी, हमने नहीं खिलाना, खाना है तो खा लेना, नहीं तो नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का काम है जिद करना और माँ का काम है उसकी न्यूट्रिशन को पूरा करना। अगर माँ उसकी न्यूट्रिशन को पूरा नहीं करेगी तो फिर वो एनेमिक कंडीशन का जो है वो शिकार होगा, दूसरी बीमारियों का शिकार होगा। इसी तरह पहले डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि फिर उसका जब न्यूट्रिशन पूरी नहीं होगी तो उसका कद भी रह जाएगा और भी बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। तो इसलिए चाहिए माओं को कि अपने बच्चों के पे थोड़ा सा तवज्जो दें। अगर जब वो तवज्जो देंगी तो वो सब ठीक हो जाएगा। वही बात आ जाती है कि जितना हम अपनी खुराक को बेहतर करेंगे उतना ही हम सेहतमंद होंगे। अब देखें ना 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं लेकिन वो सुबह नाश्ता करके नहीं जा रहे होते। ऐसे ही जिस बच्चे ने नाश्ता नहीं किया हुआ उसने वहां पढ़ना क्या है, उसने वहां से गेन क्या करना है। टीचर कुछ पढ़ा रहा है, वो गायब हुआ हुआ, उसे भूख लग रही है। सही। हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? जी, बस अच्छी ग़िज़ा खाएं और सेहतमंद रहें और सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। ज़हूर धरेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं सराइकिस्तान कौमी कौंसिल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा ज़हूर धरेजा साहब से आज हम थोड़ी बात करेंगे। बलोचिस्तान में भी कुछ लोगों की डेथ हुई है और कुछ जो है वो यहाँ पर कोट अदू वाली साइड पे जी जी वो इवें है बीबी के रात 2 बजे ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਿਨ ਤੁਰਬਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ को कत्ल किया गया, दहशतगर्द ने कत्ल किए। ये तो पहले कि 2 हफ्ते पहले शुजाबाद 6 लाशां वो भी तुरबत ही कत्ल थे। और रात के वाक़े का जरा अफसोसनाक पहलू है कि वो थाने दे विच जरा ना उन्होंने को कत्ल किया गया और उन्हें पनाह गिदी हुई है। उथा ई वसेब के लोगों की जिंदगी महफूज कहनी उन्होंने को पंजाबी या पंजाब के नाम से कत्ल किया वेंदा पे, जबकि वो सारे ही लोग मजदूर इथों गरीब लोग हैं और वसेब के लोग हैं और सराकी बोलने वाले लोग हैं। उन्हें कोई जुर्म नहीं, कोई कसूर नहीं। और ये पहला वाक़या नहीं, ये साल हर साल तो उथा लोग कत्ल थींदे पे। एक तो वजह है कि साडा सूबा कहने साडा सूबा ना होने की वजह तो और साडी शनाख्त ना होने की वजह तो हुण ये है कि ई वसेब को जनूबी पंजाब आखेंदन। इसका मतलब है कि भाई हमेशा वास्ते ही लोग कत्ल थींदे रहन। हर खिते की अपनी एक पहचान होंदी है, एक शनाख्त होंदी है। असेरा अपना वतन है, अपनी धरती है, अपना खिता है, अपनी पहचान है और असा हजार साल तहजीब दे वारिस लोग इसे। और इतना ही इतना अनाज पैदा थींदे कि ही बलूचिस्तान को प्रोवाइड किया वेंदे, अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया वेंदे। इतना कणक के गोदाम भरे हुए लेकिन पेट क्यों खाली हैं? इतों नौकरियां खसगी देंगे, मुलाजमत खसगी देंगे, वसाइल खसगी देंगे। तो ये धरती के लोग ही पाकिस्तान बढ़ाए और असा इतनी कुर्बानी दी है कि अपने मुल्क पाकिस्तान को दिते, अपनी रियासत बहालपुर दी और इतने वसाइल दिते कि खरबा $डॉलर वसाइल। पहली तनख्वाह चलावन वास्ते भी पैसे कहना हैं। वो भी रियासत बहावलपुर ने 7 करोड़ रुपया मशरकी पाकिस्तान ते मगरबी पाकिस्तान की तनख्वाह चलावन वास्ते दिता और वो तनख्वाह चली। इन तो अलावा मुसलसल इतना कुर्बानियां जिनका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन कहीं चीज़ को तस्लीम नहीं किया वेंदा पाया। और बंगालियों तो भी जरा बदतर सलूक थींदा पे सराकी वसेब दे लोग ना सिर्फ अच्छा, मामला क्या थे तो मामला तो यो ही अखेंदन कि भाई तुसा जरा ना गासिब वे, तुसा पंजाबी वे, तुसा कब्जा कराना वे। जबले ही हमला करेंदन पहले मंदे गिढ़ेंदन उन्हें को मरेंदन और पंजाबी दे नाते वाल मकसद है कि उन्हें को खड़ा करते जरा ना फायर मार देंदन। तो ई हवाले ना कोई एक्शन नहीं किया गया, ये हवाले ना कोई भी कार्रवाई कि भाई तू क्यों एक्शन नहीं किया वेंदा? जबकि बलूचिस्तान के वजीर आजम का ताल्लुक बलूचिस्तान के नाल है, वजीर दाखिला का ताल्लुक बलूचिस्तान नाल है और वजीर दाखिला का यह है कि भाई वो बुगटी है, वो बुगटी है जिन्ना मकसद है कि इतना मुल्तान आते पनाह गिधे। हुण भी गार्डन टाउन के जरा वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का घर है। जिस टाइम उन्होंने झगड़ा था तब वसे भी पनाह देंगे ना सबको, तो हूँ भी एक्शन नहीं किया। चीफ जस्टिस का ताल्लुक भी बलूचिस्तान के नाल है और वजीर आला मकसद है कहीं कोई कुछ नहीं, कहीं ने भी आवाज नहीं जाती। जी हाँ, सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी का ताजियत का बयान छपे या मकसद है कि जो वजीर आला पंजाब का चलो उन्होंने मेहरबानी ताजियत तक की है, लेकिन अमली तौर पर जरूरत है और खास तौर पर वफाकी हुकूमत को, बलूचिस्तान हुकूमत को और मकसद है कि पंजाब हुकूमत को भी पूछना चाहिए कि भाई साडे सूबे के लोग क्यों कत्ल किए वेंदे। जवाब तलबी तो होवे, बल यह है कि पूछना चाहिए कि ई बारे दे विच क्या तुसां तहकीकात की है। बेचारे गरीब लोग अपनी मजदूरी दे और तुसा देखो कि ये वसेब ने कितने लोगों को अपने हाँ नाल लाते और उन्हें को पनाह दी है, उन्हें को इज्जत दी है, उन्हें को शान दी है और उन्हें को एक बहु मकाम दिते। लेकिन ये वसेब के मजदूर सिर्फ मजदूरी करन वेंदन तो वो भी बर्दाश्त क्या नहीं। तो यह है कि यह पहलू है जरा एक इंसानी पहलू है, इंसानी हकूक दे तंजीम चौपन और ये मजदूर हैं, मजदूर तंजीम चौपन कौमी तंजीम पाकिस्तान दे विच या वो बाहर के मुल्क ने। ये वसेब दे लोग क्या करें? अक़वाम मुत्तहिदा को आखन की को आखन मकसद है कि हवाले नाल तारीख क्या एक्टिविटीज हैं ये हवाले नाल अज जनाजा थींदा पे 2 बजे उथा हेड तौसा दे नाल बस्ती गाड़ी है जिथा उन मजदूरों की रिहायश है। वो जनाजे के बाद डॉक्टर उमर फारूक बलोच और बे उथा जरे सराकी रहनुमा वो उतना जनाजा भी पढ़ सन, उतना एहतजाज भी करे सन और अगला जरा लै अमल है वो तैयार थींदा पे कि भाई असां अगों क्या करना है। सराकी जमात और
तमाम जरबी इंसान नाल हमदर्दी रखंदा आहिनि उहे इकट्ठे थींदा पिन कि भई वो बलोचिस्तान के कौम परस्ते नाल गाल करें, हुकूमत नाल गाल करें और हुन को दसन कि भई जरा ना ये कतलेआम बंद किया वने और जरे कत्ल किए गए हुन को कम से कम तुसा देखो कि भाई मुआवजा तक नहीं दिता गया। हाँ। सिर्फ जहांगीर तरीन साहब मेहरबानी की और जाती तौर पर शुजाबाद वन थे उनको इमदाद दिया है, लेकिन हुकूमत की तरफों इन्होंने मजीद भी गाल करे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर इस्माइल साहब से हम जान रहे थे कि उस टाइम जो है किचन गार्डनिंग के हवाले से बात हो रही थी। जी मैं बात कर रहा था कि फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे शोबा के पास यूनिवर्सिटी के अंदर 6 पायलट स्केल के फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। अच्छा, इन यूनिट्स का बाकायदा या हम कहें कि बुनियादी मकसद जो हमने जब इनको लगाया था वो ये था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन पे अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और जाके इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करें। इसका जो दूसरा सबसे अहम पहलू वो ये था, इस इलाके के अंदर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है। हाँ। हमारे पास सब्जियां भी बहुत मिकदार में समझा जाता है ना, फल भी बहुत अच्छे मिकदार में यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बहुत अच्छे फल हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, मैंगो बड़ा मशहूर है। तो हमारे पास वो पायलट यूनिट्स हैं जो इन फ्रूट्स को, इन वेजिटेबल्स को प्रोसेस करके उससे बहुत आला कीमत की प्रोडक्ट बना के आपको दे देते हैं। जैसे आप जैम्स, जेलीज, आपके ड्राइड फ्रूट्स हैं, हाँ। ठीक है, आप प्रोसेस वेजिटेबल्स हैं, पैक वेजिटेबल हैं। एक चीज आपको, जैसे आप टोमेटो की बात करें, एक दिन आते हैं जब आपको 10 रुपए किलो मिल रहा होता है और एक वो दिन भी आते हैं जब 200 और 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो मिल रहा होता है आपको। हम कहते हैं इन्हीं ख्वातीन को जो घरों में बैठी होती हैं, जो कुछ नहीं कर रही होती, इनको लेके आए, हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं कि घरों में जाके एक इंडस्ट्री खड़ी करें। तो हमारे पास अगर ये जो एक एवेन्यू है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ बिजनेस और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करें, तो ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को हम कवर कर सकते हैं, बल्कि जो लोगों में आप कहें कि उनकी इक्तिसादी जो हमारी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ग़िज़ाई कमी को पूरा कर सकते हैं, वो जो सेफ्टी वाला चैलेंज है, सेफ है, न्यूट्रिशियस फूड है, उन इश्यूज को भी एड्रेस कर सकते हैं। सो वी हैव अ वंडरफुल फैसिलिटी एंड इट इज ओपन फॉर ऑल ऑफ पीपल। जो आना चाहता है हमारे पास, आए, मोस्ट वेलकम। हम उनको ट्रेन करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि मेरा ग़िज़ा से है ताल्लुक है और मैं 10 साल न्यूट्रिशन पढ़ाता रहा हूँ, तो आपके कुछ कॉलर्स के क्वेश्चन थे, बड़े इंटरेस्टिंग थे। हाँ। उस माँ का, चूंकि माँ बड़ी कॉन्शियस होती है, अपने बच्चों के आयरन की कमी तो हमें आयरन की कमी देखते हैं। तो मेरे इसमें उन्हें 2-3 इसमें पॉइंट्स हैं। पहला ये कि बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं और बचपन से ही हमारी माएँ बच्चों को दूध पे ज्यादा लगाती हैं और वो 2 साल के 3 साल तक दूध ही चला रहे होते हैं, दूध के अलावा कुछ नहीं ले रहे होते। वो बच्चे जो ज्यादा दूध पीते हैं और बाकी चीजें कम खाते हैं, उनमें खून की कमी रह जाती है। अब तो बच्चे दूध पीना भी छोड़ गए ना। हमारे इलाकों में कुदरती तौर पे खुशकिस्मती से दूध ज्यादा है, देहातों में अभी भी दूध की मिकदार ज्यादा है। हाँ, शहरों में आपके पास उसकी एक्सेस कम है आके। तो पहला ये फैक्टर, अगर ये बच्चा दूध पे रहा है तो उसमें खून की कमी होगी, उसमें दूसरी राय नहीं है, उसका दूध थोड़ा कम करके बाकी ग़िज़ा पे उसको लाना पड़ेगा। फिर एक फैक्टर आता है पेट के कीड़े। तो बच्चों में पेट के कीड़े होते हैं और वो पैरासाइट्स हैं, वो खून चूस रहे होते हैं बच्चों की, तो उसमें उसकी पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए उसके लिए हम एक डीवर्मिंग का एक कंसेप्ट होता है। तो डीवर्मिंग सिरप्स हैं, मेडिसिन भी हैं, एल्बेंडाजोल की कम्बिनेशन आता है, तो वो एक खुराक है 1 दिन की, वो दें बच्चे को 6 महीने बाद दोबारा देनी होती है। उससे पेट के कीड़े उसके खत्म होंगे तो फिर वो खून बनना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा फैक्टर आ जाता है कि ये जो हकीम साहब भी कहते हैं कि सब्जियां हैं, अब सीजन आपका आएगा ऑरेंज का, किन्नू का आएगा, फ्रूटर भी आपके पास है, फ्रूटर, किन्नू, पालक, साग, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। एक दूसरे से आयरन मिलेगा, जैसे विटामिन सी मिलेगा, एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, बच्चे का खून का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर गोश्त एक्सेसिबल नहीं है तो सब्जियों से उसकी आयरन की नीड्स पूरी हो सकती हैं। सही। अरे वही बात है ना कि हमने चीजों को खुद, अपने लाइफस्टाइल को भी तो चेंज करना है ना। वैसे कि हम खुद भी कुछ कोशिश करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि तमाम चीजों को हम एक चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं फैसिलिटीज के हवाले से। अभी जिस तरह सब्जियां हमारी आ रही हैं, आप क्या समझते हैं जिसमें हमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है कि उनमें तमाम ग़िज़ाइयत बरकरार रहे और वो चीजें आपकी जो है जिस्म को मिल सकें?
देखिए, जब आप ग़िज़ाइयत की बात करते हैं सब्जियों की, तो सब्जियों की ग़िज़ाइयत को कुछ भी नहीं होता। जब आप उसको किसी भी पानी से ग्रो करें, उसमें जो बाहर से ऐसे टॉक्सिकेंट्स और ऐसे पॉइजन शामिल होते हैं जो बुनियादी तौर पे जो ग़िज़ा उस सब्जी को खाने की वजह से जो हमें ग़िज़ाइयत मिलनी है, फायदा होना है, उनके ऊपर जो आपके जो वो पॉइजन हैं, वो जहरीले मादे हैं, वो डोमिनेट कर जाते हैं, उनका नुकसान ज्यादा है सब्जी को खाने। इसलिए हम देखें, मतलब आप एक खीरा है, आप आजकल खाते हैं, वो टनल फार्मिंग में आता है, वो आउट ऑफ द सीजन हम खा रहे हैं, उसके लिए हमें आम हालात में अगर 2 स्प्रे करने पड़ते हैं तो उसके उस माहौल में हमें 6 स्प्रे करने पड़ते हैं। क्योंकि अभी तो वो वाला हाल है ना, आपको जो है मौसम के बगैर, जिस तरह अभी सब्जियां हमारी जिस तरह सीजनल चल रही होती हैं, उसके साथ आपको दूसरी भी अवेलेबल होती है। एग्जैक्टली। तो उसमें ये भी एक इशू आता है कि हम इकोनॉमिक गेन्स के चक्कर में इंसानी सेहत को स्टेक पे रख देते हैं। अब आप जो देखें, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि सब्जियां और खास तौर पे सब्जियां, इनकी जो लाइफ होती है वो जल्दी ग्रो कर जाती है और इनका वाटर इनटेक बहुत ज्यादा होता है। अगर वो वाटर जो है वो क्लियर नहीं है, ट्रीटेड नहीं है सा, तो वो तमाम अपने साथ टॉक्सिकेंट्स जो है उनका इनटेक उसके अंदर, और वो कैरी करते हैं, वो आपके पास भी आता है, मेरे पास, जब हम खाते हैं हमारी बॉडी में जाते हैं और डायरेक्टली वो है। एक तो ये ट्रीटेड वाटर का कोई यहाँ पे नहीं है, जो इंडस्ट्री से पानी आता है, आलूदा पानी, उसी के अमूमन आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्री के आसपास ज्यादा सब्जियों वाले खेत होते हैं। अच्छा, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, अनफॉर्चुनेटली, कि वहीं से उसने ग्रो की, डायरेक्ट वो मार्केट में लाया, मार्केट से आपने बाहर, इसके ऊपर को मॉनिटर। एक बात जो जरूर है यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, 2 इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये है कि रिफॉर्म्स नीचे से आए, आपकी सतह पे, मेरी सतह पे, फर्द की सतह पे। एक मॉडल ये है कि ये गवर्नमेंट एज ए होल मैसिव और बड़े प्लान्स लेके आए जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और जिसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी तक आए। अच्छा, प्रायोरिटी हमारी कभी रही भी नहीं है ना, बदकिस्मती है हमारी। हम एग्जैक्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रायोरिटीज जो है, हमारी प्रेफरेंसेस जो है वो डिफरेंट हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम फूड से हट के थोड़ी सी बात करें, मुझे आप मौका दीजिए, कि हमारी प्रायोरिटीज जो हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट है। और वन ऑफ द रीजंस जो हैं वो ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसमें अपनी जद में हर चीज को ले लिया है, इसमें किसी और की चीज की तरफ हमारी सोच ही नहीं जानी थी। लिहाजा सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लोग ये खाएं तो सेहतमंद हो जाएंगे लोग, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। वही बात करते हैं, जैसे सीजनल फ्रूट्स में है, तो अभी तो फोन से वैसे दूर है, महंगे इतने होते हैं, कहाँ एक बंदा खा सकता है या अपने बच्चों को खिला सकता है। इसके लिए ना एक प्रॉपर, एक जिस तरह मुल्कों का एक मॉडल होता है, एक बाकायदा लेजिस्लेशन, और हर स्टेक होल्डर अपने अपने, हर अदारा अपने अपने तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करे और मुल्क की सतह पे एक जो है ना आपका जीडीपी बेहतर हो, आपकी जो इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, वो नेशनल इकोनॉमी बेहतर होगी तो उसका इम्पैक्ट मेरे पे भी आएगा, आपके भी। रिसेंट टाइम्स में आप तरह देखिए, वही बात है कि फिर हमारे जो हॉस्पिटल जितने आबाद हुए हैं ना, वो जरा कम हो जाएंगे। अच्छा धनेजा साहब, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इस पे एक्शन उस तरीके से नहीं लिया गया, हुकूमत की तरफ से भी उनकी कोई मदद नहीं की गई, जो उनकी फैमिली है उनके हवाले से भी बताइएगा कि उन लोगों का क्या रद्द अमल है, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनका क्या कहना है? बीवी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਕਹੀਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਜਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪਰੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, वरना इतना तो है कि मजदूरी भी खत्म कर दी गई। हूँ डॉक्टर साहब बहुत सोहनी गाल करेंगे पहन के भाई जरा ना एक बाल है जरा माँ के पेट के खड़े, तो वो भी उनको भी मकसद है कि ग़िज़ाइयत चाहिए है। देखो कितने मरले, लेकिन जेरे इंसाने को कतल किया वेंदा पे उनकी गाल थी होनी चाहिए है, वो बरबरीत की गाल थी होनी चाहिए भी क्या वजूहात हैं। ग़िज़ाइयत वाली गाल भी ठीक है, लेकिन तुम देखो साको बहु एहतराम है, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने खुदकुशी की है, सब सदर वजीर आजम वज़राए आला और तमाम लोग हमदर्दी की है, ताज़ियत की है, साको भी हमदर्दी है, लेकिन क्या जेड़े गरीब मारे गए उनके वास्ते ताज़ियत जरूरी ना है? अच्छा, इंसानियत है ना, बराबरी का हकूक, बराबरी होनी चाहिए ना। एक अमीर है तो उनके वास्ते मकसद है कि सब कुछ करो, एक गरीब है वो भी पाकिस्तानी शहरी है, वो भी पाकिस्तानी शहरी है, उनका भी उतना हक है। तो तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, बल बराबरी करो। अच्छा, बदकिस्मती है ना लोगों को इंसान क्यों नहीं समझा? इंसाफ के हवाले नाल असां हमेशा महरूम रहे हैं ना, इंसाफ सकून तरीके नाल मिलदा जो नहीं।
बिल्कुल इहो कुछ ही थींदा पे मकसद है कि अज तो सडे को इथा पूरी दुनिया दे विच ਇਹ कि जिथा अफराधी कुवत होवे जिथा खाम माल होवे उथा इंडस्ट्री लाती वेंदी है और पूरे सराकिस्तान को इंडस्ट्री तो महरूम किया गया जान बुझते महरूम किया गया और इस्तेहसाल किया गया बदतरीन क्या मकसद है कि वसेब दे लोग जुर्म किए कि भाई उन्हें पाकिस्तान को सब कुछ देख रही थे आप वांझे थी बैठे हुण सागे तो कि तुसा भाई जरी ठीक है ज़राअत की तरक्की थी वे लेकिन इहो जी तरक्की नहीं थी कि तुसा उन्हें ज़मीन ही खस गिनो और ही वसेब दे लोग हुण भी 1.5 लाख एकड़ चोलिस्तान दे विच ज़मीन गिधी गई है भाई जिन्ना लोगें दुख बुख बीमारी मौत हर शय का मुकाबला किते सदियों तो किते साल हा साल किते अपनी धरती नाल मोहब्बत किते मिट्टी नाल मोहब्बत किते वसेब नाल मोहब्बत किते इस धरती को नहीं छोड़िया हुण वो महरूम थे कि हुन को जबरदस्ती तुसां सोटे चाहते कढे ले पियो और जेरे मकसद है कि जिन्हें दा कोई ताल्लुक नहीं हक नहीं और वो आबाद थींदे पिन तां ये पूरी असां ठीक है आबादकारी थी वे लेकिन तुसां ऑस्ट्रेलिया की तारीख पढ़ो कैनेडा की पढ़ो अमेरिका की पढ़ो हर जहाँ ते जुल्म किया गया तां बई सब को बराबर हकूक दो ई कायनात दे विच अगर अमन कायम करना है तो जिंदा हक है उनको पहले दो तां इहदे बगैर खास तौर पे हुण जेरे बलूचिस्तान दे विच उन्हें तो एक ई वसेब दे लोगों को पूरे वसेब दे विच सफे मातम विछी हुई है हर बंदा अरमान करेंदा पे हर बंदा दुख का इजहार करेंदा पे लेकिन इथों दा वडेरा सुता पे इथों दा जगीरदार नमुनदार और ये लोग अगर ये लोग सही होवे ना तो ये वसेब दे विच क्या कमी है ये खिता तो सराकिस्तान तो बहश्त है इनदे विच केड़ी शय दी कमी है लेकिन महरूम रखा गया हुण जरूरत है कि इतना इंडस्ट्री कायम थी वे टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन कायम थी वे और इतो अच्छा जी दरीजा साहब टाइम सारे को बहुत शॉर्ट है पिया बहुत शुक्रिया तो सर ना रहे सर आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे फूड के ऊपर बड़े डिटेल से बात की सर आपका भी बहुत शुक्रिया इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज।